ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं। क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन से। लेकिन पहले ये एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्न पे ऐसा कुछ क्वेश्चन वगैरह किया नहीं था। ये वेक्टर वगैरह सॉल्व किए थे ना जैसे इसके, पर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कुछ लगे कि हाँ चीज़ें पता चल रही हैं कि कैसे हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन से। ठीक है। A motorboat is racing towards north at 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट पता है ना। ये सर ठीक है। वाटर जिस तरफ फ्लो करता है, हाँ, ठीक है। या एक तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट वाटर ऑफ इन फ्लो वाटर। इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। रेट है ना यस, वाटर करंट। तो इन द इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ ईस्ट साउथ। ऑफ साउथ। अब ये कैसे देखते हैं ईस्ट ऑफ साउथ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये कैसे देखते हैं कि ईस्ट ऑफ साउथ क्या होता है। तो अगर हम ऐसे सर बना लेते हैं। ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री पे। हम्म साउथ का 60 डिग्री ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, तो हाँ फाइनल। सर, साउथ से हाँ, ईस्ट की फाइनल तरफ ये 60। है साउथ, ये है ईस्ट। साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, ईस्ट साइड है ना, क्योंकि साउथ से दो साइड हो सकता था, वेस्ट साइड या फिर ईस्ट साइड। वेस्ट साइड। ठीक है। तो साउथ से 60 डिग्री ईस्ट साइड। क्लियर है, यस कुछ सर। डाउट नहीं इसमें। यस। तो डायरेक्शन पता चल गई किसकी। अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो एक वाटर मोटर बोट बोट नॉर्थ, नॉर्थ साइड जा रही है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये वाटर अपर वाटर वाटर। बोट की जाने की है। हाँ, यस। ठीक है। एंड द वाटर करंट को हम वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दें। वाटर का वो है, यस सर। करंट का मतलब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाट, यहाँ पे वाटर या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यहाँ रेट पे। ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। यहाँ पे और वाटर के तो वाटर की जो भी डिस्टेंस होगी तो किलोमीटर पर आवर में, मतलब वो एक तरह से स्पीड दी गई है यस सर, कि इनडायरेक्टली। किस तरह वो फ्लो कर रहा है और किस स्पीड हाँ, से कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो वो रेट दिया है, मतलब कि स्पीड दी है, क्योंकि स्पीड भी तो होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यस ऐसे ही सर। कुछ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। किलोमीटर पर आवर में गिवन है। और इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ईस्ट ऑफ साउथ समझ में आ गया कि साउथ का 60 डिग्री ईस्ट है ना, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप में यस बताया था। सर, समझ गया। क्लियर। अब बात आती है, इस तरफ बोट चल रही है ना, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ की तरफ एग्जैक्टली exactly। तो वी 25 किलोमीटर पर आवर, वी वी बी। बी ले लेते हैं इसको, यस सर। बोट का वेलोसिटी है ना। ये हो गया वाटर की वेलोसिटी, वाटर करंट की, इस तरह से ले सकते हैं। तो अब रिजल्टेंट निकालना है हम लोगों को। तो इस फिगर से फायदा क्या होगा, देखो। रिजल्टेंट निकालेंगे, हम लोग के पास फॉर्मूला तो है ही है। दो चीज, रिजल्टेंट निकालने का मतलब दो बातें निकालनी है, क्या क्या। सर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेलोसिटी का। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स अलग अलग से हैं एक एक वेलोसिटी के, है ना। 10 यस किलोमीटर पर सर। आवर 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उनके बीच का एंगल भी है एक तरह से देखा जाए तो, थीटा, इसी को तो बोल सकते हैं ना, दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल। यस सर। कितना है। सर 120, और 90 प्लस 60। सीधी सी बात है, या तो 90 प्लस 30 कर लो, 120 तब आ जाएगा, या फिर ये पूरा 180 था, उसमें से 60 60 हटा सब्ट्रैक्ट दो। करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि थीटा तो 120 सीधे सीधे नजर आ रहा है। कहीं कुछ डाउट नहीं, यानी कि वो जो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था, तो थीटा की जगह 120 यस प्लेस सर। करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी। क्लियर। तो एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा डायरेक्शन देखनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन कैसे आता है। सर रिजल्टेंट बना के देखेंगे तो। किसी एक से, तो अगर तुमने मान लो इससे डायरेक्शन देखना है तुम्हें, या फिर इससे डायरेक्शन देखना है, तो उसके बेसिस पे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट पूछा है ना, तो हमें बोट के ही कंपैरिजन में डायरेक्शन देखना चाहिए। यस सर। बोट की जो प्रीवियस वेलोसिटी थी, यानी कि इसको हमको मान लो वो ए वाला मान के चलना चाहिए, जिसके बेसिस पे चलता था ना, क्योंकि आर का जो डायरेक्शन है वो किसी एक के बेसिस पे बात होगी ना, कि ए के इतने एंगल इस तरफ या उस तरफ। सर नॉर्थ साउथ बता देंगे ना। हाँ, वो तो है, लेकिन तब भी उस बेसिस पे हमें पता चल, मतलब यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारे पास tan अल्फा करके, वो किसी एक वेक्टर के कंपैरिजन में है, इस बेसिस पे। क्लियर, वो चक्कर है। बाकी हाँ, यहाँ पे इस केस में तो सिंपली पैरेललोग्राम बना के भी काम चल सकता था, सर वो लेकिन बीच में आएगा।
हाँ, सॉरी। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है ना कि हमें एग्जैक्ट साइज थोड़ी ना इनका पता है। या तो तुम मेजर करके बनाओ, ये 25 किलोमीटर पर आ रहा है तो मान लो इसको तुम 2.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, इसको तुम 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, मतलब कि कंपैरिजन टाइप तो कुछ आना चाहिए ना, वेक्टर की लेंथ यस में सर। एग्जैक्ट कंपैरिजन, तब जाके एग्जैक्ट उसकी वाली लेंथ आएगी। तुम हवा में कोई भी ऐसे बना दोगे और ऐसे बना दोगे तो थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि इसका तुम पैरेललोग्राम बना भी लेते हो तो कभी यहाँ आएगा। मान लो हम छोटा ले लेते तो तब तब तो यहाँ नहीं आता ना, तब तो कहीं और आता। यही तो मैटर है, इसीलिए उस तरीके से तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो जब ठीक से सबको समझ में आ जाता है तभी होता है। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा के अगर हम करना चाहें तो tan थीटा, या मान लो हाँ tan अल्फा सॉरी, तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा, हमें नहीं पता। वैसे हमने ये फिगर गलत बनाया सही बताएं तो। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं पता है? सर क्योंकि 10 छोटा होता है, 25 बड़ा होता है, तो नॉट जो हाँ, है वो बड़ा बनेगा और उस ये बेस पे छोटा ये बनेगा। वाला छोटा होना चाहिए और ये थोड़ा और बड़ा होना यस चाहिए। सर। तो हम ये ले लेते हैं अब सही है। बी बी, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ले लेते हैं वी बी और ये ले लेते हैं वी डब्ल्यू, तो कुछ लगभग कहीं यहाँ ऐसे कुछ आएगा। तो अभी ऐसे ही बना रहे हैं रैंडम। सर ठीक है। जो डायगोनल होती है वो बाइसेक्ट करते हैं ना एंगल को। किसकी? जो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो जो हम्म उसका सर वो डायगोनल जो बनती है वो उस हम्म। एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं ना। इसको नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये देखो बड़ा है, ये छोटा है। जितना पैरेललोग्राम मतलब झुका हुआ सा होगा उतना वो अलग हो सकता है बात। ठीक है मतलब देखो, सर। अभी भी तो एंगल तो ये देखना, हम्म, देखा था। अब देखो, तुम्हें लग रहा है ये एंगल और ये एंगल बराबर है? सर वो अभी आपने मेरे रफ फिगर बनाई ना तो पता नहीं लग रहा। नहीं, फिर भी देखो, हाँ रफ सर ऊपर उतना वाला नहीं। एंगल जब बड़ा लग रहा है। ऊपर वाला बड़ा है, वो बड़ा लग नहीं रहा है, वो बड़ा ही है। ठीक है। ठीक है सर। उस तरह से बाइसेक्ट नहीं होता ये। हम्म। मेरे को लगा हाफ हाफ में होगा तो फिर नहीं, एंगल। अगर चारों साइड इक्वल हो जाएंगी तब हाफ हाफ में हो जाएगा। हाँ फिर तो हो जाएगा मतलब सर। रेक्टेंगुलर ना बनाए तो, और मतलब वो स्क्वायर स्क्वायर मतलब मैं टाइप पहले वाला पैलोग्राम बनाए, हाँ, रोम्बस जो होता है सर। तब हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ सर समझ गया। वो चक्कर है, तब बाइसेक्ट होगा। और देखो बाइसेक्ट हुआ है तो लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ सर जब तक रोम्बस कि की ही करके बाइसेक्ट ना तो हाँ कंफ्यूज वही हो रहा है। रोम्बस का हो जाता है। ठीक है। यहाँ देखें, tan अल्फा, तो ये अगर आ रहा है फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये एंगल क्या हुआ? अल्फा हुआ ना। ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड हाँ के सर। कंपैरिजन में अगर ले रहे हैं तो। ठीक यस है, सर। तो ये बोट वाली हमको ए की जगह पे रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, और ये वाली बी की जगह पे, क्योंकि फॉर्मूला तो बी ए के फॉर्म में है ना। क्या था फॉर्मूला? बी सर साइन ये वाला थीटा। नहीं पता मुझे। अच्छा, ये निकाला गया है देखो, tan, ये कल निकाला है सॉरी, हाँ वही लास्ट टर्म पे निकाला है। ठीक है, तो बी साइन थीटा अपॉन ए बी, ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसी इससे आराम से आ जाता है सर इससे। इससे डायरेक्शन पता लगती है। क्या? हाँ, मतलब क्योंकि कौन बात सी ये है, डायरेक्शन। डायरेक्शन को एंगुलर फॉर्म में बताना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हाँ सर यहाँ कि तो नॉर्थ कितने साउथ एंगल है। पे है। नहीं, यहाँ नॉर्थ साउथ है, लेकिन जहाँ नॉर्थ साउथ कुछ ना दिया हो तो, जहाँ खाली वी ए वी बी के पर्टिकुलर ऐसे डायरेक्शन दे दे, तो तुम्हारे पास रेफरेंस लेने के लिए है क्या? वी ए वी बी है रेफरेंस लेने के लिए बस। यस सर। दो चीजें, दो वेक्टर, तो उनको ही, उनमें से किसी एक को रेफरेंस मान के तुम बता सकते हो कि वी ए से इतने डिग्री इस एक बार तरफ, यस सर है इतने ना। डिग्री एंगल पे है। ठीक है, वैसे करके। और यहाँ वी ए को भी, और वी ए या वी बी या वी बी या वी डब्ल्यू, इसके हिसाब से भी अगर देखें, तो अगर हम ये बताना चाहें कि लेफ्ट में या राइट में, तो ये बता सकते हैं कि टूवर्ड्स वी डब्ल्यू, अगर राइट साइड यस दिखाना है तो सर। अल्फा को। तो दोनों बातें कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो पता ही है टूवर्ड्स वी डब्ल्यू है, लेकिन आएगा कितना? तो आएगा बी साइन थीटा, लेकिन बी क्या है यहाँ? बी है यहाँ पे वी डब्ल्यू। क्लियर? क्योंकि अल्फा हमने किससे लिया है? इससे, तो ये ए हो गया हमारा। बोट वाले से तो ये ठीक है, ए हो गया हमारा, तो इसीलिए बी की जगह पे वी डब्ल्यू आ गया। सर और जिससे नीचे, अल्फा एंगल लेते हैं वो ए होता है और जो दूसरी हाँ रेफरेंस होती है वो बी होती है। हाँ, फिलहाल तुम्हारे समझने के लिए, बाकी तुम लेक्चर देखोगे तो तुम्हें समझ में ठीक आराम है। से आ जाएगा। यही फिगर है, इसी में सब कुछ है। ठीक है।
यस सर। और ये कुछ है नहीं, बड़ा मजाक है, एक ही मिनट में बता दे रहे, देखो ये और ये साइड इक्वल है, हम्म। और ये साइड की लेंथ कितनी है, वेक्टर की बी। लेंथ के बराबर बी, तो ये साइड की भी लेंथ तो बी हो गई। यस सर। और ये है क्या, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, यस सर। और ये थीटा पता है, तो ये क्या हो गया, बी साइन थीटा नहीं हो गया, बी साइन थीटा। और ये कितना हो गया, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। यस सर, एक तो साइन थीटा एक कॉस। तो तो फिर इस बड़े ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, बड़ा जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें अल्फा बन रहा है, अल्फा बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग tan अल्फा को क्या आना चाहिए, बी साइन थीटा अपॉन ए ये प्लस वाली बी लाइन। कॉस थीटा। हो गया ना क्लियर, यस सर। एक मिनट का काम होता है, मजाक वाली चीजें। वी डब्ल्यू कॉस थीटा, क्योंकि बी वी डब्ल्यू है फिलहाल यहाँ पे, सही। थीटा कितना है, 120 आया था अपना, है ना, थीटा इज इक्वल टू 120। 120 डिग्री, फिगर से साफ पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं वी डब्ल्यू कितना है, वैल्यू कितनी वी डब्ल्यू, किलोमीटर, देखो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करके रखने के लिए मतलब मजबूर नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि इसमें वेलोसिटी से वेलोसिटी डिवाइड हो रही है। तो तो सर वो तो एंगल में आना है वैसे भी इसको तो। नहीं वो तो है ही है, लेकिन तब भी कई बार हो सकता है कि वो चीज़ ऐसे रखनी पड़े, लेकिन क्योंकि यहाँ वेलोसिटी से वेलोसिटी डिवाइड हो रही है डायरेक्टली, तो सेम यूनिट में रखना कंपलसरी है, लेकिन एसआई में ही रखना कंपलसरी नहीं है, बस सेम यस होनी सर। चाहिए यूनिट। तो यहाँ पे सेम तो है ही किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसी में रख सकते हैं वैल्यू। तो वी डब्ल्यू को कितना रख दें, 25। 10 है, हाँ सर 10 नहीं। 10, हाँ 10 है सर। और साइन 120 डिग्री अपॉन में वी बी यानी कि 25 25। प्लस प्लस वी डब्ल्यू सर यानी कि 10 10। कॉस 120 डिग्री। 120। अब 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते 30। थे, यहाँ पे भी किसी भी तरीके से 180 यस। माइनस 60 करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो वही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा, 180 माइनस 60, 60। तो कम से कम साइन का साइन कॉस का कॉस रहेगा, इसको भी 180 माइनस 60, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, साइन 180 माइनस 60 क्या होता है, सर कॉस। हाँ, वन वन कॉस। एट्टी प्लस थीटा और माइनस थीटा में साइन का साइन कॉस का कॉस ही रहता है, नाम नहीं बदलता। 90 प्लस थीटा माइनस थीटा में नाम बदलता है, ठीक है, पाई/2 वाले में। यस। तो यहाँ पे साइन का तो साइन ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा का मतलब होता है 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव, और वाई एक्सिस साइन रिप्रेजेंट करती है, मतलब साइन भी पॉजिटिव, तो ये डायरेक्टली साइन 60 डिग्री आ जाएगा, हाँ सर वो 120 साइन 60 के बराबर ठीक है। होता है। हाँ, और ये कॉस। साइन कॉस 60 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट तब भी आएगा 180 माइनस 60 करने पे, लेकिन यस। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेके चलते हैं, कॉस, कॉस। तो इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव तो कॉस भी नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस कॉस। कॉस 60 डिग्री, लेकिन माइनस का, तो ये से प्लस हटा के माइनस लगा दें, हो गया। यस अब सर। वैल्यू पता ही है, साइन 60 होता है √3/2, और कॉस 60 होता है 1/2, बाय। ठीक है। अब बाय 2 से काट सकते हैं, 5√3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ भी 5, 25 माइनस 5 20। 20, 5√3/20 कट √3/4, 2/4। ये क्या वैल्यू आई, tan अल्फा की, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स √3/4, ठीक है, इनवर्स का सिस्टम पता है। यस सर। हम्म टेन इधर आता था इनवर्स। ज्यादा पढ़ा नहीं होगा, अभी 12th में है, मतलब वैसे भी, अच्छा तुम्हारी मैथ्स नहीं होगी ना, हाँ ठीक है, तो 12th में भी थोड़ा बहुत ही पता चलेगा, tan इनवर्स मतलब ऐसे इनवर्स करके लिखा जा सकता है, तो सर देख सकते हैं। बताया था फिजिक्स में पहले। अच्छा वैसे बताया गया, ठीक हाँ है। सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना तब बताते हैं। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे निकाली गई है वैल्यू अल्फा की, या उसको फाई माना है, जो भी कुछ भी मान सकते हैं, और किससे डायरेक्शन लिया है, फाई इन्होंने, हाँ वीबी से ही लिया है, तो ठीक है, कर सकते हैं, है ना। यस और सर। वैल्यू निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे, और वैल्यू आ जाएगी। tan इनवर्स √3/4 की तो वैल्यू वैसे करके ही निकालनी पड़ेगी, और कोई प्रॉपर डायरेक्ट वो तो है नहीं, या फिर इससे अगर देखें तो बात अलग है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है,
एक मिनट, यहां से अगर कर रहे हैं फाई को अप्रोक्सीमेट कैसे किया? सर ये लॉग साइन और लॉग कॉसिन पढ़ा है आपने? हम्म, ये जो साइड में लिखे हैं लॉग साइन और लॉग कॉसिन। लॉग कहाँ है? सर लॉ लॉ लॉ। ऑफ, अच्छा लॉ, हाँ। ये तो साइन का लॉ होता है ट्राइंगल के लिए, किसी भी ट्राइंगल के लिए, मतलब उस ट्राइंगल को स्पेशल ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है, जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं सबके लिए ये रूल अप्लाई होता है। मतलब वो वाला है, कोई सर भी ऐसा मतलब ट्राइंगल, कि कोई भी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल। तो जैसे ट्राइंगल तीन साइड होती हैं, एक साइड की लेंथ ए, एक की बी, एक की सी है। ए के सामने वाला मान लो स्मॉल ए है, एंगल, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो ए जो अपॉन स्मॉल साइन, ए साइन। साइन स्मॉल ए अपॉन जो साइड है उसकी इस तरह आता है, इज इक्वल टू साइन स्मॉल बी अपॉन जो उसके ऑपोजिट साइड है, बी एंगल के ऑपोजिट, कैपिटल बी। और इस तरह साइन स्मॉल सी अपॉन जो उसके ऑपोजिट साइड है, कैपिटल सी। अब सर ये इसमें उल्टा सेम लिख चीज, रखा है। हाँ तो उल्टा तो कर सकते हैं रेसिप्रोकली तो करना है, प्रॉब्लम क्या है? जब ये ट्रू है तो उसका उल्टा भी ट्रू होगा। तो ये सीधा नहीं लिख सकते सर? लिख सकते तो हल्की उल्टी लिखनी होती है। हैं नहीं, सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे लिख के भी निकालोगे तब भी बात वही है। यस सर, बात तो ये ठीक सब है, रेसिप्रोकल और है। इन्होंने ऊपर के ट्रायंगल के हिसाब से किया है, ठीक है, जो ऊपर वैसे करके ट्रायंगल लिया है। ठीक है, तो ये साइन रूल वही है बस, कॉस का भी ऐसे रूल होता है, तो पता नहीं इन्होंने लिखा है कि नहीं, उसको यूज कर सकते हैं हम। इन्होंने किस तरीके से डायरेक्शन निकाली, क्योंकि वैल्यू तो वैसे ही निकाली है, देख रहे हो ना, यस सर, बी ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी सी स्क्वायर स्क्वायर कॉस थीटा। टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस 120 माइनस कॉस 60 यानी कि -1/2 यस सर, आ जाता माइनस है, रख वन बाई दिया है। टू। बाकी वही 25 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 इंटू 25 इंटू 10, सॉल्व करोगे जो आना होगा आ जाएगा। तो इसको कुछ हम करके दिखाएंगे नहीं, क्योंकि कर लेंगे मजाक सर। हो जाएगा आराम से, है ना। एंगल का जो है प्रॉपर कि एग्जैक्टली कितना आएगा, तो वो वहां से वैसे आ तो रहा है, ठीक है, tan इनवर्स में, लेकिन उस तरह से निकलेगा नहीं इतना इजीली, तो इन्होंने डायरेक्ट कैसे कर दिया है वो देखते हैं। एक मिनट, सर इन्होंने साइन, यही लगाया ना लॉग साइन। हाँ वो तो ठीक है, पर उससे भी डायरेक्ट फाई कैसे आ सकता है? हाँ, फाई अगर स्मॉल एंगल है तो एक बार को आ सकता है, कि उसमें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। रुको देखें, आर रिजल्टेंट की वैल्यू आई 22 किलोमीटर पर आवर, इसमें तो 21.8 रखी है, क्यों? यहाँ पे लगता है 21.8 ही आया था, इन्होंने 22 रख दिया, हाँ अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ। हद बेवकूफ़ी, इनकी मर्जी चलेगी क्या, अप्रोक्सीमेट कुछ भी। ठीक, अप्रॉक्सी लिख देते फिर। हाँ और क्या यहाँ पे 21.8 रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका ये भी आएगा, ये भी ठीक है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये तो साइन फाई के इक्वल होगा ना, फाई के इक्वल थोड़ी ना होगा। हाँ बस इस वजह से कर दिया होगा क्योंकि साइन फाई की वैल्यू बहुत छोटी है, तो फाई की वैल्यू लगभग इक्वल टू साइन फाई हो जाती है, लेकिन नहीं, उस बेसिस पे नहीं किया है, ऐसे रैंडम ही किया है। तो जब हम साइन फाई निकालेंगे तो हम टैन नहीं निकाल लेंगे इससे अच्छा, जैसे अभी किया था, यस सर। बेटर ऑप्शन, फालतू में। और हाँ देखो एक चीज और, ये इन्होंने फालतू में ही कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ये 21.8 और ये सब लाके, देखो अगर हम अप्रोक्सीमेट इसको 20 कह रहे होते, ठीक है, तो ये कितना होता नीचे 40, 40। ठीक है, ये होता 40। सर रूट 3/4 आता है। हाँ सीधे सीधे, अब वो ज्यादा एक्यूरेट होता, क्योंकि यहाँ आर में एरर और वो सब चीजें करने के बाद ये चीज आई है, वहां पे सीधा सीधा ये वाला लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। यस सर। इसको कहते हैं बेवकूफी। तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये जो ये वैल्यू है ये हम इसी में जोड़ एंगल, सकते हैं? हाँ तुम लोग इसमें छोड़ सकते हो कि साइन, अगर मान लो साइन में निकाला है, तो साइन फाइव इज इक्वल टू ये आया, तो फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो पॉइंट या थ्री फिर जो नाइन tan सेवन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं हाँ तो tan उसको भी tan इनवर्स इनवर्स में रूट छोड़ थ्री सकते बाई हो, फोर बिल्कुल छोड़ सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका नहीं दिया है कुछ तो, कुछ वैल्यू बेसिकली हो सकता है दे दी गई हो लास्ट में, तो भले, ठीक है, तब भले एंगल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्लियर है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं बताना। हाँ, ये लोग हैं खतरों के खिलाड़ी, फालतू काम करने में इनको आता है मजा, तो बेवकूफी करके आर निकाल के उसके बाद पता नहीं क्यों निकाल रहे हैं, जबकि खुद ही डिराइव करवा रखा है फॉर्मूला, तो लगाने में दिक्कत क्या है।
मतलब ये लोग चाहते हैं हम लोग फॉर्मूला ना लगाएं। ठीक तो नहीं तभी लगाएंगे। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी कोई पढ़ता ही नहीं है। इतनी बुरी एनसीईआरटी बनाई है, कौन पढ़ेगा। नहीं ऐसा बायो की नहीं तो है। सर फिर भी कहते हैं टीचर, और केमिस्ट्री के लिए भी कहते हैं। फिजिक्स के लिए ठीक तो है। किसी ने भी नहीं कही, नहीं उन्हें पता है फिजिक्स में कि तुम। डायरेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम है फिजिक्स की एनसीईआरटी में, मतलब कोई अगर खुद से ही बच्चा पढ़ना चाहे ना तो उसको कंफ्यूजन ज्यादा रहेंगी, उसको जैसे डायरेक्ट कम समझने समझ के में बाद आएगा। भी अगर कहता है ना पढ़ने के लिए, तो ये इंटरेस्टिंग है ही नहीं। हाँ पता है। इसको पढ़ने से सर मॉरली डाउन होता है, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है यार ये तो हमें आता ही नहीं, क्या ही लिख रखा है इसमें। नहीं ऐसा नहीं है। भाई पढ़ोगे तो आएगा, इतना भी मत कोसो उसको, थोड़ी इज्जतें दे देनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग इज्जत देते हैं उसको। सर मैं तो आपके पढ़ाने के बाद अब एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, एक बार तो टीचर्स पढ़ा चुके हैं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। समझ रहे हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्या फिर से? ये सर तो आप तो पढ़ाई एनसीईआरटी से रहे हो, तो फिर मैं जो एनसीईआरटी में लिखा मैंने कहा यही पढ़ लेते हैं। हाँ तो सही रहता है, तो उससे समझ में आ जाता है ना दोबारा से जब देखते हो तो। हाँ देखो सर। तुम्हें तुम्हें ये करना है कि दोबारा से अगर तुम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हो तो रीड कर सकते हो तुम ठीक से, प्रॉपर वे में। उससे फिर उनके बेसिस पे भी समझ में चीजें आ जाएंगी, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ भी होगा तो। सर ठीक फिर है। देख लेता हूँ मैं, अगर मेरे पास जो मॉड्यूल्स हैं उनमें देख लेता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा रखा, वही चीज़ें हाँ तो पढ़ाई रखी होती है। वही वही। ठीक है। या कुछ छूटा तो नहीं है, आराम से देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको इसलिए ओपन करके पढ़ाते हैं क्योंकि कुछ देखो याद नहीं रहते हैं कि इतने ये टॉपिक है कि वो टॉपिक है कि क्या है, तो ताकि सिलेबस से इधर उधर ना हो। ठीक है। यस सर। इसलिए इसको ओपन करके पढ़ाते हैं, लेकिन उसका वो नहीं है कि जैसे देखा ही है कि उससे तो बियॉन्ड ही जाना पड़ता है। ये तो है नहीं कि बस इसमें लिखा है वो बता दे तो सब समझ में आ जाए, सर कुछ नहीं इसमें होता। जो लिखा है वो डायरेक्ट अगर लाइन टू लाइन पढ़ने पे समझ में आता है, या किसी के समझाने से समझ आता है, तो आसान बात होती है। हाँ वो तो है। चलो देखते हैं फिर, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस आज का सर। लेक्चर में मेनली वो तो क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, थोड़ा देखने के लिए कि हाँ वो वाले फॉर्मूले लग सकते हैं, मतलब हम लोग लगा सकते हैं। ये था बेवकूफ़ बनाने का तरीका, वो क्वेश्चन सिंपल वाला दे के बाद में ये लोग ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। समझ के रखना कि सीधा आर निकाल लो, फाई निकाल लो, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही देंगे। ये तो बस चेक करवाने के लिए था कि फॉर्मूला सही निकला है। ठीक है। यस सर। तो हम लोग आते हैं मोशन इन अ प्लेन पे, यानी कि फिजिक्स में जो चीजें हैं इस चैप्टर में, ये जितना अभी तक था, शुरू का एक आध हेडिंग छोटी मोटी जो थियोरेटिकल थी, जो स्केलर वेक्टर क्या होता है उसको छोड़ के अभी तक जो चल रहा है वो सब मैथमेटिकल है, पूरा का पूरा वेक्टर वाला सारा फॉर्म पूरा मैथमेटिकल था। ठीक है। इसमें कुछ भी अभी फिजिक्स रिलेटेड नहीं था। अब यहाँ से पूरा आता है कि सर ठीक है ये वाली मैथ में चीजें होती है यूज कहाँ वेक्टर्स? होंगी। हाँ मैथ में ही होता है वेक्टर। नहीं मतलब ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं मैथ में 11 अलग 12 में? से। हाँ ट्वेल्थ में होता है। ओके सर। तो ट्वेल्थ 12th में में होता है। पढ़ूंगा मैं मैथ। देख सकते हो। ठीक है। तो मोशन इन अ प्लेन, यानी कि एक प्लेन पे होने वाला मोशन, जो शुरू में बात हुई थी। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर तुमने देखा होगा तो उसमें बात हुई है। तो कैसे कैसे हो सकता है एक प्लेन पे आदमी गोल गोल सर्कुलर वे में घूम सकता है, अगर हम टॉप से देख रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। जैसे एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है तो वो सर्कुलर क्रॉल कर सकता है, जिग जैग में क्रॉल कर सकता है, यस। कैसे भी कर सकता है। पर एक बात बताएं, तुम कोई भी कर्व बना दो, पता है अल्टीमेटली हर कर्व स्ट्रेट लाइन या सर्कल के आसपास ही घूम फिर के रह जाता है काफी हद तक। ठीक है, मतलब इसको डिफाइन किया जा सकता है तोड़ तोड़ के डिफाइन करने को चाहे तो। जैसे ये है तो इसका इतना पोर्शन हम मान लेंगे सर्कल की आर्क। सर ठीक या है। तो आर्क बना देंगे या स्ट्रेट लाइन बना स्ट्रेट देंगे। लाइन टाइप कुछ बना देंगे, इसको इधर वाला पोर्शन भी मान सकते हैं, बड़ी बड़े सर्कल की एक आर्क है, कुछ ऐसा बना देंगे मिल जाता है। और फिर या तो जो थोड़ा फ्लैट सा नजर आएगा उसको कह देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ी दूर तक, कितनी दूर तक ऐसे मान लेंगे स्ट्रेट लाइन है, मान के लेंगे, छोटा लेंगे तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन ही लगने लगेगी। तो इस बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कर्व्स में कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो पढ़ेंगे कि ठीक है सीधा चल रहे हैं, राइट मुड़ सकते हैं, लेफ्ट मुड़ सकते हैं, एंड सो ऑन, पीछे जा सकते हैं, तो आगे तो चल ही रहते हो गया। उसके अलावा जो टर्न ले रहे हैं वो सर्कुलर टर्न हो सकता है, तो एक सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे हम। यस सर। ठीक है। और उसके अलावा एक और मोशन इन अ प्लेन है जो कि बार बार सिंपली वे में बहुत बार यूज होता रहता है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब ये एक प्लेन पे कैसे होता है ये बताओ जरा। प्रोजेक्टाइल मोशन पहली बात तो होता क्या है? सर पढ़ा तो था पर याद नहीं है अभी इसका जिसमें मतलब। किसी बॉडी को हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे सीधा फेंक सकते हैं, ऊपर सर फेंक वो सकते वाला हैं, ना, क्या लेकिन कहते किसी हैं, एंगल पे भी तो फेंक सकते हैं ना। ये जो तो फेंकते हैं ना, भाला फेंकते हैं।
हाँ, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। सर जब हम्म। मैंने पढ़ा था ना तब वो जीता था तो मेरे को याद आ गया। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो उसको एक एंगल पे प्रोजेक्ट करना होता है ना। यस सर, वो प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, तो बात इसीलिए उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, ठीक है। और तो सर उसमें उसको हम एक एंगल पे प्रोजेक्ट करके फिर फेंकते हैं तो वो मोशन हो जाता है, और प्रोजेक्ट करके फेंकते हैं तो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करते हैं ना, क्योंकि प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है कोई चीज किसी तरफ फेंकना, किसी पर्टिकुलर, जैसे कि तुम्हारा दोस्त अगर किसी तरफ खड़ा है तो तुम प्रोजेक्ट ऐसे करोगे, मतलब उसकी सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे नहीं, क्योंकि रास्ते भर वो सेम डायरेक्शन में जा नहीं सकती ना वो चीज यस सर। जाएगी ग्रेविटी के हिसाब से, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर भी मुड़ेगी। अगर तुमने ऊपर फेंक दिया तो ग्रेविटी के हिसाब से वो मुड़ जाएगी ऐसे नीचे करके। आ जाएगी। तो इधर तो पहुंचेगी नहीं, तो तुम ऐसे प्रोजेक्ट करते हो ताकि उसके हाथ में पहुंचे, ऐसे करके जो भी है, ठीक है। तो यस सर। बेसिकली वही चीज है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक एंगल पे एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। उसमें पैराबोला बनता है, तो उसमें बस एक और पैराबोला कर होता है। होगा कि पैराबोला की बात थोड़ी सी आएगी, ठीक है, जो कि 11th में ही है कोनिक सेक्शन में। लेकिन बहुत ज्यादा उसकी यहाँ जरूरत नहीं, थोड़ी सी बेसिक चीज की जरूरत पड़ेगी, और जितना जरूरत पड़ेगी वो हम बता देंगे, ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए बस। बाकी चीजें पैराबोला से कोई मतलब नहीं रखती, सर ठीक है। ग्राफ को ही कहते हैं ना पैराबोला, जो थोड़ा कर्व सा बनता है। इस तरह का हाँ सर। ओपन होता है, इधर से जैसे जा रहा होता है तो ये मिलेगा नहीं कभी, मतलब ऐसे घूम के वापस नहीं आता है, उधर जा रहा होता है। समझ और एक गया सर। पर्टिकुलर कंडीशन रहती है इसकी, ठीक है। तो वही है। अब आगे चलते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल हाउ वी शैल सी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन टू डायमेंशंस यूजिंग वेक्टर्स। कैसे हम दो डायमेंशन में मोशन को देखते हैं वेक्टर को यूज करके, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो पहले अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने तो वेक्टर ऐसे ही एबीसीडी के नाम पे देखा है ना। तो अगर हम कहें कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है वो देखें। तो पोजीशन वेक्टर अगर हम कहें, तो मान लो ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, प्लेन मोशन इन प्लेन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम 3D में नहीं जाएंगे, हम यस। लोग रहेंगे 2D में, दो डायमेंशन तो में। तो या तो एक्स वाई प्लेन ले लो, वाई जेड प्लेन ले लो, एक्स जेड प्लेन ले लो, एक ही प्लेन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन ले रखा है, ये हमारा 2D प्लेन हो गया। अब इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होगा जनरली, क्योंकि तुम ओरिजिन पे बैठे हो, ठीक है। ओ ओरिजिन हो सकता है, ओ को तुम ऑब्जर्वर समझ सकते हो कि जहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट जहां से देखा जा रहा है, क्लियर। अब पोजीशन के बारे में बात हो चुकी है कि वो वेक्टर है इस बेस पे, क्योंकि उसके बारे में दोनों बताना जरूरी होता है, क्योंकि यस पोजीशन बताने सर। का मतलब लोकेशन बताने जैसा कुछ, और लोकेशन बताने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा। खाली ये बता के कि इतना दूर है उतना दूर है नहीं काम चलेगा, किस तरफ है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैटर है मेन। यस सर। तो अगर यहाँ पे हम बैठे हैं, तो अगर और कुछ ना सोचो, सिंपली ये देखो कि अगर यहाँ कोई चीज रखी है और यहाँ हम बैठे हैं, कोई पूछे ये पी कहाँ रखा हुआ है, तो हम कैसे बताएंगे? हाथ से उंगली पॉइंट आउट तो कर सकते हैं ना इस तरफ, यस सर। लेकिन एक्चुअली कहाँ रखा है तो उसके लिए तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी होगी। तो वही, जहां से हम देख रहे हैं, जहां पे ऑब्जर्वर बैठा है या जहां जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही तो पोजीशन डिसाइड होगी ना इसकी। अगर रेफरेंस पॉइंट बदल गया, मान लो हमने एक्सिस ही बदल दी, एक्सिस ये है, तो तब तो पोजीशन बदल गई, पोजीशन वेक्टर बदल गया पूरी तरह से। कुछ यस आई सर। बात समझ में? ऑब्जर्वर अगर यहाँ बैठा होता तो इसीलिए ऑब्जर्वर के हिसाब से ही तय होता है कि कहाँ पे पोजीशन है, कितना दूर भी है और किस तरफ भी है, दोनों तो बात। जो ऑब्वियस सी बात, हम जहाँ से देखेंगे उससे तो पता लगेगा ना कि इतनी दूर है, अगर पोजीशन हम क्या उसके है, पास में होंगे तो वो पास ही दिखेगी। बिल्कुल। दूर होगा तो ऑब्जर्वर दूर दिखेगा। दूर दिखेगी, राइट लेफ्ट वाला चक्कर भी है, यस हम सर। इधर बना दे तो तब भी वो इस तरफ कहीं बस फिर दिखेगी, वो मतलब, सेकंड ठीक है, पैटर्न में। एक्स में नेगेटिव साइड कहीं दिखेगी। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है सीधे सीधे एक वेक्टर जो रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक बनाया गया हो, और उसका एरो हेड उस पॉइंट पे हो जहां पे वो बॉडी रखी है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसकी पोजीशन की बात हो रही है। यस सर। यानी कि एक वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होके या रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट होके स्ट्रेट वहां खत्म होता है जहां वो ऑब्जेक्ट रखा है, जिसकी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। सिंपल। यानी कि अगर एक और ऑब्जेक्ट रख दें यहाँ कहीं, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन ऐसे से लेके यहाँ तक। बन यस। जाएगा। ओरिजिन से लेके यहाँ तक का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये लाइन की लेंथ भी इसका वेक्टर के बारे में शो कर रही है, ऐसा नहीं है कि यस। लेंथ का कोई मीनिंग नहीं है। लेंथ का भी मीनिंग है और डायरेक्शन का भी मीनिंग है, ठीक है। तो ये हो गई, मान लो समथिंग कोई क्यू पॉइंट हो सकता था उसकी पोजीशन, ठीक है, या पी डैश पॉइंट हो सकता था उसकी पोजीशन, कुछ भी। यस सर। क्लियर।
तो पोजीशन वेक्टर तो ऐसे ही बस सिंपल सी चीज है। तो उसको भी तो हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जैसे हम लोगों ने सीखा है। तुमने ये वाला देखा, तुम्हें पता है वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सर तोड़ के हाँ, एक्स आई जे के फॉर्म में। आई और जे के आई, फॉर्म में। ठीक है। तो अगर पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है, ये पी वाला, तो इसमें अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इसका एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा ना हमें। ये सर आर वेक्टर है मान लो पोजीशन वेक्टर, तो एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, यानी कि एक्स आई कैप कैप इसका इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा। पोजीशन का जो एक्स वाला वेक्टर होगा वो ये है, ये एक्स कंपोनेंट जो होगा वो ये है। वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट इस तरफ वाई परपेंडिकुलर जे ड्रॉप करके कैप। मिलेगा ये, यानी कि ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट, वाई जे कैप। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव साइड हैं, एक्स एक्सिस राइट में पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होती है, इसीलिए दोनों में प्लस लगा है। और आई कैप जे कैप का रीजन पता है कि वो एक्स की तरफ लगाने वाला वेक्टर है, यूनिट सर वेक्टर। यूनिट वेक्टर से। तो आर ये हो जाएगा, आर वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर, कोई भी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सर ये वही है ना जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते थे पहले। बिल्कुल वैसा ही है, कुछ खास अलग नहीं। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स भी एक्स कॉमा वाई हो जाएं तो इसका यूनिट वेक्टर सर बताया जा एक्स सकता है ये कि आर सर इज इक्वल टू क्या, एक्स सर आई आई कैप कैप वाई जे प्लस कैप। वाई जे कैप। क्योंकि बात तो वही है ना, सर एक्स ये वेक्टर अगर से इसका पॉइंट मल्टीप्लाई। एक्स है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस एक्स है जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। और अगर ये वाई है, इसका वाई मतलब वर्टिकल कोऑर्डिनेट वाई है, तो इसका मतलब यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है ये पॉइंट इतना दूर, ये वाई डिस्टेंस है, वाई लेंथ है, ठीक है। ये सर सीधी सी और सर बात है, आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर से तो उनको हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं। डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं। डायरेक्शन चेंज नहीं हो, डायरेक्शन ये वाली मिल जाएगी बल्कि उन ये नंबर्स को। सर और उसके अलावा मतलब वैल्यू ये वाली आएगी क्लियर कट, मतलब वैल्यू में हम्म। कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं तो ऐसे यूनिट वेक्टर ना मल्टीप्लाई करके कोई और वेक्टर के फॉर्म में लिखते, तो फिर एक्स मान लो आई लिखते ऐसे वेक्टर, तो फिर तो ये वैल्यू कोई भी बदल देता ना, एक्स रहने नहीं देता, सर हमें तो ये वो फाइनली तो एक्स रखना उस ही था। डायरेक्शन के हिसाब से उतनी वैल्यू आती है। हाँ अभी तो सर आई एक्स मतलब आई कैप के हिसाब से आई है वो वैल्यू। बिल्कुल, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं, तो सिंपल है, समझ में आ गया। ये अब सर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर होगा ना, क्योंकि ये एक सर पॉइंट इनिशियल भी डिसाइड करना पड़ता है और एक पॉइंट फाइनल भी फाइनल भी डिसाइड करना पड़ता है। तो और इनिशियल से वेक्टर स्टार्ट होता है और फाइनल फाइनल तक तक। जाता है। तो वही सेम चीज अगर हम यहाँ करें कि ये पी पॉइंट पी डैश ले रहे हैं यहाँ पे, कोई भी पी डैश, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ ये हो जाएगा, पी डैश का पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम कहें कि बॉडी पी टू पी डैश जा रही है, पी डिस्प्लेसमेंट। टू पी डैश, तो ये वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो होगा करेगा ना, यस सर पी टू पी डैश जाना शो करेगा ये वाला वेक्टर। क्लियर, तो ये कौन सा हो गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर। क्लियर, और ये आर क्या था, पोजीशन वेक्टर। मान लो ये आर वन था और ये आर पोजीशन टू। वेक्टर, और ये आर टू है पोजीशन वेक्टर, सर आर दोनों वन वेक्टर प्लस हैं। आर टू। क्लियर, तो हम वेक्टर एडिशन करेंगे और हमें ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्लियर है, वेक्टर एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। सर इसमें सब्ट्रैक्शन होगा ना क्योंकि दोनों का ही मतलब वो मिल रही है ना टेल मिल रही है। हाँ, तो सब्ट्रैक्शन होगा सर। दोनों की टेल मिल रही है तो सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम बना देते तो। सर फिर तो एडिशन करते पर उसमें फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना सर सिंपल से एक हाँ नेगेटिव बनता। हाँ, तो तो सर वो इससे फिर अपने इससे आप ही ये कैसे, नेगेटिव में आ जाता। इससे ये कैसे तय होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान लो एस मान लेते हैं कुछ, ठीक है, इसको एस मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये आर वन माइनस आर टू है या आर टू माइनस आर वन है, सर आर टू माइनस आर वन। जहाँ कैसे तक पता मेरे चल को रहा है। पता है सर मतलब हम जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ पे खत्म करते हैं तो खत्म वाला पहले होगा ना फाइनल वाला। फाइनल वाला, तो हाँ। सर आर टू फाइनल पोजिशन है तो फाइनल जो बेसिकली वही चीज है कि ये वेक्टर हेड जहाँ पे है वो वेक्टर की एंडिंग होती है, यस तो यानी कि ये जो पॉइंट है पी ये डैश वाला, फाइनल है। ये फाइनल है हमारे मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि पी से पी डैश गए हैं, तो यस ये फाइनल पॉइंट है। और पी जो है वो इनिशियल पॉइंट है जहां से शुरू किया था। तो फाइनल पॉइंट पे वेक्टर कौन सा है, फाइनल पॉइंट किसका पोजीशन वेक्टर है। सर आर टू। हाँ, तो इसीलिए आर टू पहले ये रखेंगे,
है ना, और इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे किसका पोजीशन वेक्टर है, R1। R1 वाला, तो इसीलिए इनिशियल वाला बाद में, और भी माइनस लगा के। क्लियर? तो यहाँ से यस सर। आराम से हम डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म में बता सकते हैं। तो सर क्लियर? डिस्प्लेसमेंट दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है या एडिशन ही माना एक तरीके से। बिल्कुल, हाँ, एक तरह से। क्लियर? समझ गया सर, डन। तो बस यही है, सिंपल। अगर हम इसको रहने भी दें तो कोई बात नहीं, नीचे यहाँ यही बताया जा रहा है, देख सकते हो, है ना? हाँ क्लियर? सर, वो डायरेक्ट नहीं ले रखा, बस हमने हम्म। डायरेक्ट ले लिया था कि यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, और यहाँ पे भी दो चीजें देखी जा सकती हैं, ये तो हुआ अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यस। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में देखें कि x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम ऐसे देख सकते हैं, वर्टिकल एक लाइन बना के सर उस उसको पे आई यहाँ कैप से और जे परपेंडिकुलर कैप। ड्रॉप करेंगे, तो वर्टिकल में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस सर। ये वेक्टर का मतलब वर्टिकल कह रहे हैं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल में x साइड इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस तरफ आए तो पता चल जाएगा y साइड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x कंपोनेंट और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का y कंपोनेंट हो जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ रहा सर एक्स तो पॉजिटिव में आएगा और वाई नेगेटिव में आएगा। है, y नेगेटिव में आएगा। हम्म। सर क्योंकि उनकी डायरेक्ट तरीके से। उसका रीजन है y नेगेटिव में क्यों आएगा, देखना। देखो, वो R2 R1 लिख भी तो सकते थे ना, जैसे यहाँ पे XY में लिखा था, तो X1 Y1 X2 Y2 कर सकते थे हम। सर R2 और R1 को भी हम दोनों को तोड़ तोड़ के लिख सकते थे। हाँ, R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, X1 I कैप प्लस Y1 Y1 जे J कैप, कैप, और R2 क्या हो जाता, X2 आई कैप X2 I कैप और Y2 प्लस Y2 J जे कैप। कैप। सिर्फ कन्वेंशन है, टू की जगह टू सब में लगा दिया, वन की यस जगह सर, वन वो वन। सिंपल। अब अगर हम R2 माइनस R1 करते हैं कि S इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में, तो हमको दोनों की वैल्यू रखनी होगी। R2 की वैल्यू है X2 I कैप प्लस Y2 J सर हम कैप। सिंपल से वैल्यूज ही माइनस करते हैं ना इसमें, मतलब हाँ, R2 अपने आप माइनस हो जाता R1 है कर वो। देते हैं और Y2 माइनस Y1 कर हाँ, देते हैं। देखो तो पहले वो अपने आप हो जाता है, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप, सॉरी टू टू, हाँ वन ही है, सही है। ये हो गया। हम्म। यस सर। तो Y1 J कैप। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का इफेक्ट इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जाएगा, यानी कि दोनों जो साइन है वो हो जाएंगे माइनस। ठीक, ये ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो यस जाएगा। सर। तो अब ये आई आई वाले एक साथ ले जा सकते हैं, तो ये x2 माइनस एक्स वन आएगा, x2 माइनस x1 कॉमा, ब्रैकेट के बाहर आई कैप कॉमन आ जाएगा, y2 माइनस y1 और ब्रैकेट के बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, सर जे कैप। हम्म, तो y2 माइनस y1 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा कॉमन j कैप, बीच में सर प्लस। ये हम इसीलिए लिखते हैं ना क्योंकि जैसे सेम डायरेक्शन में आई कैप, तो सर या तो उनकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी या ऐड होगी। नहीं, जैसे भी जो साइन उनके साथ हैं, कुछ भी, वो उसी नहीं के बेसिस मतलब पे। हाँ वो साइन तो चलो है, पर मतलब वो एक ये ही वेरिएबल डायरेक्शन में जैसे ना। समझ लो, ये वेरिएबल जैसे समझ लो, जैसे हम्म। 2a लिखा है माइनस 3a लिखा है, तो a को तो कॉमन सर वो लेके 2 माइनस 3 डायरेक्शन कर तो सकते हैं। सेम है क्योंकि आई कैप हाँ, उसको पोजिशन करता है और जे कैप वाई डायरेक्शन को, हाँ, तो वो उस वजह से, डायरेक्शन उस उसी वजह वजह से भी से। कह सकते हो, और सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि वो मल्टीप्लाइड एक वेक्टर ही है, क्वांटिटी तो है, तो उसको कॉमन भी तो लिया जा सकता है ना, जैसे 2a और 3 - 3a, तो कोई कह देगा -a, लेकिन ये आया कैसे, a कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 - 3, 2 - 3 होता है -1, तब यस आएगा सर। -1 × a। तो बेसिकली उसको कॉमन भी लेके समझ सकते हो कि वो वाले टर्म हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, और उसका रीजन है कि फाइनल वेक्टर को भी आई कैप जे कैप की फॉर्म में ही तो लाना है ना, और आई कैप बिखरा हुआ रहेगा तो कैसे होगा, यस। एक एक साथ लाना पड़ेगा, तो इसीलिए ले आते हैं कॉमन लेके। ठीक, जे कैप सारे एक साथ, अगर के होता तो वो भी सारे एक साथ ले आते। तो फाइनली एस वाला आ जाता है, अगर हम इसको मिटा दें, ठीक है, तो एस वाला फाइनली क्या आ जाता है, x2 माइनस माइनस एक्स वन x1 आई कैप कैप प्लस Y2 y2 माइनस माइनस y1 जे कैप। जे कैप। लेकिन यहाँ तो कहीं माइनस का इफेक्ट दिखा नहीं, तुमने कहा था कि y वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, नीचे आ रहा है। जैसे वो दिख रहा था मुझे कि हमने पी को इनिशियल मान लेते हैं नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई माइनस नहीं आया, प्लस ही आया। सर हो सकता है Y2 मतलब कम हो Y1 से, वो तो दिख ही रहा ना हमें एक हो तरीके से। सकता है या है,
सर है मतलब कि दिखने में तो। क्योंकि पी डैश का वाई कहाँ पे है, यहाँ सर ना, यस और सर। पी का वाई यहाँ पे है, तो ये वाई वन है और ये वाई। सर y1 y2 से ज्यादा है तो वो नेगेटिव में हाँ, आएगा। तो अपने आप सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? बस सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। आ गया ना समझ में? तो वैसा कुछ है। ठीक, तो ऐसे इस तरह आ जाएगा सिंपली उसको करके। तो वेक्टर फॉर्म में इन सब चीज़ों को सॉल्व करना काफ़ी इजी है, इनका वो भी देखना काफ़ी इजी है। डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर हम वाई वाला डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो आएगा ये हम्म। डेल्टा वाई, है ना। एक्स वाले डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो आएगा ये डेल्टा डेल्टा। एक्स। सिंपल है, ठीक है। क्योंकि हम दो चीज़ें करके उसको देखने लगते हैं, मतलब इससे फर्क यही पड़ता है, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई बॉडी इधर जा रही है, हम कहते हैं कोई बॉडी इधर जा रही है, कोई बॉडी इधर जा रही है, ऐसा ऐसा। तो इससे एक्सिस पे देखने पे सिंपल लगने लगता है कि ठीक है, सिर्फ या तो ऊपर जा रहे हैं या सिर्फ राइट जा रहे हैं। क्योंकि देखो, उस वे में देखा जाए इसको तोड़ तोड़ के, कि अगर तुम्हें मान लो यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं ना। या तो तुम पहले पूरा एक्स में चल लो, यहाँ आ जाओ, और फिर वर्टिकल चलना शुरू कर दो वाई में, तो यहाँ पहुंच जाओ। ऐसे भी तो जा यस सकते हैं। सर। या फिर पहले वाई में चलना शुरू कर दो, यहाँ पहुंच जाओ, फिर एक्स में चलना शुरू कर दो, यहाँ पहुंच जाओ। क्योंकि अगर किसी को बताना होगा तो सर यही आसान होगा, अगर ऐसे बताएंगे कि इस एंगल पे चल जाओ तो सर एंगल होना चाहिए अजीब उसके सा लिए होता तो। है, सीधी सी नहीं बात सर, है उसके लिए वो। एंगल बताना पड़ेगा ना, वरना ऐसे बता देंगे स्ट्रेट जाए इतना एंगल फिर नहीं, 90 एक्स। डिग्री। नहीं नहीं नहीं, एक्स और वाई बताना पड़ेगा खाली बस, कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है। मतलब कि अगर हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो कितना जाना है। जैसे हम कह दें कि हाँ 3 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएं, फिर 2 मीटर वर्टिकल जाएं। सर अगर डायरेक्ट बताना हो किसी को तो मतलब ऐसे बताना पड़ेगा ना कि जो मतलब जो रिजल्टेंट की वैल्यू है उतनी, हाँ और हाँ, इस डायरेक्ट इतने एंगल पे चलेगा। इस डायरेक्शन से इतने एंगल पे तुम्हें कोई एक प्रीवियस डायरेक्शन भी तो लेना पड़ेगा। हाँ सर वो तो है। हाँ, या तो एक्स डायरेक्शन से इतनी, इस तरफ इतना, है ना, यस सर। ऐसा कुछ। तो उस बेस पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही सब बातें हैं। समझ क्लियर? गया सर। ठीक है। और अगर हम कहते हैं इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी रही होगी। यस सर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ही डायरेक्शन में वेलोसिटी का भी वेक्टर होना चाहिए, पक्की बात है। क्लियर? क्योंकि वेलोसिटी होती क्या है? चेंज इन पोजीशन, जिसको सही हम सर। डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, है ना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का एस ना लेके सिर्फ ऐसे ही डेल्टा आर ले लेते तब भी तो ठीक था, या डेल्टा एक्स ले लेते, है ना, तब भी सही था। चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ यस पे सर। डेल्टा आर लिखे। और अपॉन क्या होता है, डेल्टा टी। सर तो टाइम टाइम, सर। टाइम जो है वो डायरेक्शन में तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है ना, यही कर रहा है सिर्फ। यस और सर। दो वेक्टर आमने सामने हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, अगर यहाँ कोई माइनस नहीं लगा है तो। ठीक है, यस सर। सीधी सी बात है, ऐसा ही कुछ है। यानी कि अगर लिखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 5b वेक्टर, तो भले ए और बी के जो भी वैल्यूज होंगी, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन जरूर सेम होगा। ये पक्का है, आमने सामने इस तरह से लिखे होने पे, इक्वल होने पे। क्लियर? यस हो सर। गया। तो यहाँ इन सब डायग्राम्स में भी ये सब बातें ही कही जा रही हैं, कुछ बहुत अलग नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, वेक्टर फॉर्म में कैसे देखेंगे वो भी समझ में आ गया। समझ गया सर। ठीक है। अब यहाँ हमको अगर वो निकालना है, क्या नाम है, वेलोसिटी। नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम डिस्प्लेसमेंट छोटा करते चले जाएंगे, छोटा सर और वो छोटा और छोटा 10 और को भी छोटा। सर जीरो मान लेते हैं डेल्टा हाँ, आर को। टाइम टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि अगर ये एक्सिस, ये वाली, नहीं एक मिनट, ये दोनों तो वैसे एक्स वाई एक्सिस का वैसे ही पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर हम टाइम टेंडिंग टू जीरो माने तो लगभग डेल्टा आर भी टेंडिंग टू जीरो ही होने लगेगा। यस सर वही मैं ठीक कह है, रहा हूँ। जीरो का मतलब बहुत कम ही होने लगेगा। तो जो जितना छोटा हम लेंगे, तो डायरेक्शन उस हिसाब से तब भी आ सकती है, तो एक टेंजेंट टाइप का ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? मतलब एक, इन दोनों को मिलाने वाला पहले तो लिखेंगे ऐसे करके, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ अजीब नहीं है, एक कर्व अगर दिया है तो। सर उसके यही है बेस ना कि मतलब उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, तो वहां से हम जो टेंजेंट बनाएंगे उस देखो डायरेक्शन में बात इसकी ये है, वेलोसिटी है। ये जो ब्लू दिया हुआ है ना, ब्लू वाला, यस वो सर। पाथ दिखाया जा रहा बात है, है यस सर। एक्चुअल पाथ दिखाया जा रहा है कि बॉडी सच में ऐसे जा रही है, हम्म। इस कर्व में जा रही है। क्योंकि पहले हमने बात बोला था ना कि पाथ मत समझना उसको, पर यहाँ पे पाथ ही दिखाया गया है फिलहाल। सर ठीक है, बात ही दिखा रहा है। ठीक है। तो यस पाथ सर। में ये किसी टाइम पे पोजीशन ये थी, किसी टाइम पे पोजीशन ये है, उस बेसिस पे कह रहे हैं ये लोग।
तो मान लो जो बाद वाला टाइम है वो थोड़ा कम कर दें तो पोजीशन पहले और पहले ऐसे मिलती सर वो जाएंगी जो उसके कि पास ही आ जाएगी, तो हाँ, वो तो हर दोनों। नेक्स्ट वाले में बोल दिया तो हाँ, तो वहीं पे मिल जाएंगी दोनों, है ना। तो हम्म, फिर इस कर्व के टेंजेंशियल होगी वेलोसिटी, सीधी सी बात है, क्योंकि इस पॉइंट पे इस कर्व का डायरेक्शन क्या है, इसके टेंजेंट बताएगा। तो हम्म। जो तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी टेंजेंट बता रहा है, तो उससे वेलोसिटी का डायरेक्शन भी टेंजेंट बता पाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। सर डिस्प्लेसमेंट तो मतलब बड़ा होगा तभी तो होगा, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो हम लेते नहीं है। हाँ, नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए छोटा डिस्प्लेसमेंट आता है खुद ही हाँ सर वो अपने। तो 10 टू भी 0 कर लेते हैं ना। हाँ, टाइम टेंडिंग टू जीरो पे ही आता है, पर आता है। ठीक है, सर यहाँ क्लियर हो सिंपली गया। यही कहना चाह रहा है ना कि जो हम वेलोसिटी निकालते हैं वो उस मतलब या पाथ या कुछ भी मान लो, उस पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे वो होगी। सुनो, बात हमेशा वो नहीं है, वेलोसिटी टेंजेंट से यहाँ पे रिप्रेजेंट उस तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि इसको तुम वो वाले कर्व से कंपेयर मत करो। फर्स्ट वाले चैप्टर में कौन जो हम लोगों सी? ने कर्व पढ़े हैं, फर्स्ट वाले चैप्टर में जो कर्व पढ़े हैं उसमें हमने कहा था ना कि एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है या टेंजेंट का जो स्लोप होता है या वैसे जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, पर यहाँ पे सर स्लोप नहीं, सिर्फ इसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, इसमें स्लोप से हम वैल्यू पता करते हैं। नहीं, तो v की डायरेक्टली डायरेक्शन थोड़ी ना मिल रही है हमें, वो तो बोला जा रहा है, क्योंकि v की डायरेक्शन डिपेंडेंट किस पे है, चेंज इन पोजीशन की यस डायरेक्शन। सर। तो इसकी डायरेक्शन मिल रही है, और इसीलिए इसकी डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने लिखी है, पर एक्चुअली ये जो डायरेक्शन मिल रही है ये उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन की इस तरफ जा रहे थे। जैसे अगर कार की बात करें तो कार का हेड इस तरफ होगा, तो टेल सर इस तरफ जिधर होगा। जाएगी सर उधर ही तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, जो सिंपल। हाँ, तो लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ से नहीं पता चली है, बोल तो ना यहाँ पे हाँ सर वो एक कंपेयर स्टेप है, करके निकालिए। कंपेयर करके पता चला, मतलब कि ये पता चला है कि पोजीशन चेंज का डायरेक्शन क्या है या यस सर, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन तरफ क्या है। घूमे हुए हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तो फेस हम लोगों का सामने होता है, तो मान लो अगर इस पोजीशन पे देखा जाता तो फेस का डायरेक्शन ये होता, इस तरफ हम लोग देख रहे होते, ऐसा कुछ है। यस सर। ठीक है, उस टाइम पे तो वेलोसिटी का भी वही होता, क्योंकि उधर ही तो चलते हैं, फेस आगे पीछे तो चलते नहीं जनरली। क्लियर। तो ये ब्लू वाला जो है पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको उन वाले कर्व से बिल्कुल भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, इसमें यस सर। दोनों पे ही डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, दोनों पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, क्योंकि एक्स वाई एक प्लेन पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। एक प्लेन पे तो हम कैसे भी चल सकते हैं ना, हमने बताया नहीं कि प्लेन पे ऐसे ऐसे चल लो, प्लेन पे ऐसे चल लो, प्लेन पे ऐसे ऐसे चल लो, कैसे भी चल लो तुम्हारी मर्जी। यस सर समझ गया। तो एक प्लेन पे कैसे भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, उस बेसिस पे यहाँ पाथ है, और वो पाथ नहीं था, वो अलग चीज है। तो ये टेंजेंट वो टेंजेंट में कोई सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब बात आती है इसके नीचे की चीजों की, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में जो बोल दिया ग्राफ में, वो यहाँ पे देख लेते हैं। डेल्टा आर जो है वो आर डैश माइनस आर है, क्योंकि उन्होंने बाद वाली पोजीशन को आर डैश माना था, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को तो उसका हम ऐसे करके रख देंगे, तो जैसे हम लोगों ने किया था x2 माइनस एक्स वन समथिंग, तो वो होता क्या है, x2 माइनस एक्स वन किसको बोलते हैं अभी तक, डेल्टा एक्स को ही तो बोलते हैं। यस सर। तो हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा आर आएगा वो डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप करके आ जाएगा, सीधी यस सी सर। बात। चेंज इन एक्स हाँ, चेंज चेंज इन पोजिशन इन एक्स एंड चेंज इन पोजिशन इन वाई, वाई। अलग अलग कंपोनेंट्स में देख सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल है, समझ हो गया गया। सर। फिर डन। अब बात आती है वेलोसिटी की। ठीक है, तो वेलोसिटी भी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी में ही चलता है, तो क्या ही बदल जाएगा, डेल्टा आर की वैल्यू जब रखोगे तो डेल्टा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, जो ऊपर अभी आई, अपॉन डेल्टा टी को अलग अलग ले लो डिवाइड में, डेल्टा एक्स के नीचे अलग, डेल्टा वाई के नीचे अलग, तो आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। तो यस सर। ये एक्स में वेलोसिटी हो गई ना, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट भी तो एक्स में है। तो यस वेलोसिटी सर। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन एक्स में हो रहा है तो वेलोसिटी भी एक्स की ही आएगी, तो इसीलिए इसको वी एक्स बोल सकते हैं। और और वी वाई। क्योंकि ये कंप्लीट चेंज की बात हो रही है, पूरा डेल्टा यूज किया गया है, मतलब कि ह्यूज चेंज भी हो सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, तो और इसको हम छोटा को तो एवरेज। हम डे लिखते हैं तो। हाँ, तो इसीलिए हम बड़ा मतलब जनरली बड़ा चेंज, या उतना बड़ा नहीं, नॉर्मल बड़ा भी तो चलेगा, तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोल सकेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डी एक्स बाई डी टी इंस्टेंटेनियस होता था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज होता था, तो इसीलिए
एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये हो गई, और ये हो गई एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो ये वी एक्स बार और ये वी वाई बार, सर बार का मतलब एवरेज। एवरेज, बिल्कुल ओके सर। ठीक है। सर और वी मतलब ये बार, हुआ ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स और टोटल टाइम, तो सर टोटल अपॉन टोटल तो फिर एवरेज ही बिल्कुल निकलेगी। बिल्कुल वही वही वही, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में था इसलिए वी एक्स, और वी वाई में एक्स था और वी इसलिए वी वाई। वाई। और आई कैप जे कैप ऐसे ही रहेंगे। क्लियर, यस सर। सिंपली है। तो वी बार इज इक्वल टू वी बार एक्स आई कैप प्लस वी बार वाई जे कैप, ठीक है, हो गया, सिंपल है। तो द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ डेल्टा आर, यानी कि चेंज इन पोजीशन का जो डायरेक्शन होगा वही, या डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। और वो तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। यस ठीक है। सर। इंस्टेंटेनियस का क्या होगा ये अभी हम लोगों ने ग्राफ में एक्सप्लेन करके समझा ही है। सर तो द टाइम। वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें इज गिवन बाय द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वही एवरेज जो आता है, तो एवरेज लेना पड़ता है एक लॉन्ग टाइम पीरियड का। वो लॉन्ग 10 सेकंड भी हो सकता है। वो लॉन्ग का मतलब ये नहीं कि 10 घंटे की बात हो रही है, 10 सेकंड भी लॉन्ग ही है। शॉर्ट मतलब वेरी वेरी शॉर्ट, लिमिटिंग टाइम पीरियड मतलब सर माइक्रो 10 टू सेकंड, बी जीरो। मिली सेकेंड्स में ले लो, हाँ मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में ले लो, टेंडिंग टू जीरो टाइप ले लो। ठीक है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ये जो आएगी लिमिटिंग वैल्यू आएगी एवरेज वेलोसिटी की, यानी कि यही लिमिट डेल्टा टी, यानी कि टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। तो उसके लिए डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे आएगा, तो साफ दिख तो रहा है, उस पॉइंट पे, उस टाइम पे, एग्जैक्टली टाइम पे जो आर का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, वी का। लेकिन हम वेलोसिटी का। निकालेंगे कैसे आर का डायरेक्शन, पोजीशन का या चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, वो इसी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर यस ग्राफ में बात सर। करें तो इंस्टेंटेनियस करके देखा जा सकता है। द मीनिंग ऑफ द लिमिटिंग प्रोसेस कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिगर दिस एंड दिस थ्रू दिस। इन दीज फिगर्स द थिक लाइन रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो लिखा हुआ है ना, हम्म। क्लियर लिखा हुआ है। थिक लाइन ब्लू वाली लाइन की बात हो रही है, वो पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल पाथ, वो इसी पाथ पे चल ही रहा है। ठीक है, विच इज एट पी, ठीक है, पी पे है किसी टी टाइम पे। ठीक है, P1, P2 and P3 represents the position of the object after times delta T1, delta T2 and delta T3। डिफरेंट पोजिशंस पे है वो, डिफरेंट टाइम इंटरवल में। और ये उनके डिस्प्लेसमेंट्स हैं, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन टाइम्स टी, डेल्टा T1, डेल्टा T2 एंड डेल्टा T3। ये डिफरेंट फिगर्स की बात हो रही है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके। क्लियर, क्योंकि इनमें एवरेज एवरेज दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या दिख रही है, इसमें देखो बार नहीं लगा हुआ है। ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वाली। इंस्टेंटेनियस। ये ग्राफ इंस्टेंटेनियस के लिए बना हुआ है, लास्ट वाला डी वाला। यस। ये तीनों एवरेज के लिए बने हुए हैं। एवरेज तो के इन्हीं लिए। तीनों के लिए फिर ये टाइम इंटरवल्स हैं, लंबे 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 डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जो भी है। क्लियर हुआ, यस सर। बस यही बात है। तो वही लिखा है, रिस्पेक्टिवली द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी v bar is shown in the figure ABC for three decreasing values of delta t, hmm, that is delta t, delta t1, delta t2 and delta t3। तो इसमें देख सकते हो, अगर स्पीड सेम है या कुछ ऐसा है, तो उस हिसाब से इसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा, है यस। ना। अगर सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो टाइम इसमें ज्यादा लगा होगा, मतलब सॉरी, अगर सेम लंबा डिस्प्लेसमेंट तो टाइम इसमें ज्यादा लगा होगा, इसमें कम, और इसमें सबसे कम। अगर हम टाइम को कंपेयर करें, डेल्टा T3 सबसे छोटा होना चाहिए, तो देखो है भी, क्योंकि ज्यादा चलने में ज्यादा टाइम, कम चलने में कम टाइम, अगर स्पीड सेम है तो, है ना। तो इसीलिए ये दिया है। तो अगर हम इसको टेंडिंग टू जीरो मान लें, छोटा करते करते करते, ये छोटा ही करते जा रहे हैं ना, T2 में छोटा कर दिया, T3 में और छोटा कर दिया, करते करते अगर हम टेंडिंग टू जीरो कर दें, तो जो डेल्टा आर है वो भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा ही डिस्प्लेसमेंट तो कवर होगा, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में। माइक, अगर तुम बाइक से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जा रहे हो, तब भी अगर हम कहें कि एक माइक्रो सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो निकालोगे तो बहुत कम ही आएगा। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए उसको भी हम वेरी स्मॉल ले सकते हैं। एंड इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, वही डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है, कि वो जो पाथ ऐसे बनाया गया है, उसमें किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस पर टेंजेंशियल नजर आएगा, अगर ऐसे ऐसे बॉडी जा रही है। यही सेम टेंजेंट में हम डायरेक्शन इस तरफ बनाते, अगर बॉडी ऐसे आ रही होती तो हम इधर ना बनाते, इस तरफ बनाते।
यस क्लियर, सर। लेकिन होता टेंजेंशियल, कर्व पे टेंजेंट फॉर्म में होगा, ठीक है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, डिपेंडिंग की बॉडी इधर जा रही थी या इधर जा रही थी। क्लियर पाथ। यस सर। यहाँ वही बताया गया, therefore the direction of the velocity at any point on the path of an object is tangential to the path at that point and is in the direction of motion। ठीक है, बस वही है। समझ गए सर। तो उसका डायरेक्शन निकल आएगा इजीली। तो अब अगर हम v की बात करें वैसे करके, तो dr बाई dt हो जा रहा है। अब ये dr सब में लिमिट लगानी पड़ेगी ना फिर, तो ये यस सर। dx बाई dt हो जाएगा, ये dy बाई dt हो जाएगा, क्योंकि dr, स्मॉल चेंज इन एक्स हाँ एक्सिस एंड क्योंकि स्मॉल चेंज इन वाई एक्सिस। ये था कैसे, ये आया कैसे था, ये आया था लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो डेल्टा r बाई डेल्टा t पे लगाने पे। डेल्टा टी पे। तो ये इसकी वैल्यू तो ये है ना जो नीचे लिखी है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा y बाई डेल्टा टी जे कैप। क्लियर। तो अगर हम इसको देखें, इसकी वैल्यू में बाहर लिमिट लगी है, तो अलग अंदर अंदर अलग अलग से लिमिट लगाई जा सकती है। तो इस पे अलग लग गई और इस पे अलग से लिमिट लग गई, दिख रहा है। तो इसीलिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी पे लिमिट लगेगी, डेल्टा टी जीरो, तो डी एक्स बाई डी टी आने लगेगा, और वाई वाले पे लगेगी तो डी वाई बाई डी टी आने लगेगा, सिंपल। तो सर इसको वी एक्स और वी वाई बोल देंगे। हाँ, और इसको हम वी एक्स और वी वाई बोल देंगे बिना बार लगाए। बिना ये बार अब लगाए क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस है। बिल्कुल ठीक। और समझ गया सर। वी एक्स वी वाई को बोल्ड नहीं लिखा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में बोल्ड तब लिखते हैं ये लोग जब वेक्टर शो करना होता है। वेक्टर को ऐसे एरो लगा के शो नहीं करते ये लोग, ठीक है, बस ऐसे है। तो बस यही है। तो वी ये चीज आ जाएगी जिसको हम वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप भी बोल सकते थे, जहां वी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और वी वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इन डायरेक्शन ऑफ वाई, वही वेलोसिटी वाई में हो जाएगी। तो हो गया क्लियर। तो यहां से अगर इस वेक्टर फॉर्म को देखें हम, तो हम v को क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये बात पता है अगर हम फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे थे, ठीक है, याद है ना y और x में कैसे 90 डिग्री पे होते हैं। तो कॉस इनकी 1 हो जाएगा। हम हाइपोटेनस जैसा वो आ रहा होता है, 90 पे होता है ना, सर ये तो कॉस। हाइपोटेनस। यस सर। तो हाइपोटेनस जैसा आता है, या फिर ऐसे समझ लो कि हाँ उनका अगर कॉस और साइन स्क्वायर अगर वो करेंगे तो वो चीज हट जाती है। सर जी वो वैसे निकालते हैं ना कि वी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, तो सर थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो कॉस 90 1 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। हाँ देख सकते हैं, ये देखो ये वी एक्स होता क्या है वी कॉस थीटा, वी वाई क्या होता है वी साइन थीटा, हम्म। यही एक्स डायरेक्शन वाला कॉस थीटा, वो वाला साइन थीटा, अगर इसके साथ एंगल दिया हुआ है तो, है ना, फाइनल वाले का ऐसे ही तो है। क्लियर। तो रखेंगे तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और वी स्क्वायर कॉमन वो रूट में है पूरा का पूरा, पूरा सेटअप रूट में है, तो रूट में वी स्क्वायर आएगा तो क्या बचेगा, वी नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। आई बात समझ में। नहीं सर जैसे हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था, अगर उसमें भी हम देखते हैं तो सर इन दोनों के बीच का हाँ एंगल देखा उससे जाता भी है। कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, वहां 90 रख देंगे, तो वो जीरो कॉस हो जाएगा कॉस सर 90 टू। जीरो हो जाएगा और वो पूरा टर्म 2a भी कॉस थीटा कैंसिल गायब हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ वहां से भी कर सकते हैं, यस सर सिंपली। बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो वहां से भी आ जाएगा सिंपली ये चीज, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, डायरेक्शन भी उसी तरह वेलोसिटी का निकाला जा सकता है आराम से, वी वाई बाई वी एक्स करके, क्योंकि यहाँ पे हम्म। अगर वो वाले फॉर्मूले में भी रख के देखो तब भी ठीक है, और नहीं तो सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, वो परपेंडिकुलर जैसा बिहेव करता है वी वाई, क्योंकि वो वर्टिकल एक्सिस पे है, एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो बेस के जैसा बिहेव करता है ना, जहाँ पे एंगल है उसके हिसाब से। तो इसीलिए वी वाई बाई वी एक्स टैन थीटा आ जाता है, जैसे पीछे भी आया था, सेम चीज है बिल्कुल, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स वो लगा सकता है, यानी कि हमें डायरेक्शन भी मिल गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गई, वेलोसिटी। क्लियर। सर इसमें सिंपली हम रख देंगे, मतलब इसमें ए और बी वो नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि सर वो 90 डिग्री पे है तो उसमें वो कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा वो तुम रख के टाइम। देखो ना, ऊपर साइन थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 91, और नीचे a प्लस बी कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है जीरो, मतलब कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ये b वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, और ऊपर साइन थीटा 1 हो चुका है तो b अपॉन ए नहीं बचेगा। यस और सर। और यहाँ वही चीज है कि b की टैन जगह पे वी इनवर्स। वाई, हाँ b की जगह पे y है, क्योंकि हमने x डायरेक्शन वाला जो वो कंपोनेंट रेफरेंस है लिया उसका है।
वहां से थीटा ले रखा है, यस तो सर। इसीलिए ये किस तरफ आएगा, थीटा मतलब जो भी एंगल निकाल रहे हैं, है ना, फाइनली अल्फा टाइप वाला समझ लो। ए वेक्टर से निकाल रहे होते थे तो ए वेक्टर नीचे आता था, यस ठीक है, सर। और बी वाला ऊपर, तो यहाँ पे बी वी वाई है ना, और वो वी एक्स है। क्लियर, समझ गया सर। ये चीज आ जाएगी आराम से, ठीक, सिंपल है। और वैसे भी देख सकते हो किसी भी उसमें, हाँ मतलब कहीं पर दिखाया है, इसमें दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो पहले, एक्स से एंगल अगर हम लेते हैं यहाँ से थीटा, है ये वाला, तो ये साइज कितना है, ये वाई सर के बराबर नहीं बाय। है, तो अगर वेलोसिटी की बात करते तो ये वी वाई होता, यस सर। और ये होता वी एक्स, वी एक्स। और ये tan थीटा क्या हो जाता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बाय। यानी कि वी वाई बाई यस वी सर। एक्स, वो सीधे सीधे भी आ जाता है वहां से, ऐसा कुछ अलग से कॉम्प्लिकेशन है नहीं नहीं, है। ठीक है, आराम से आ जाता है। तो एंगल भी निकल आएगा, मतलब कि डायरेक्शन भी निकल आएगी कि ये किस तरफ जा रहा है बॉडी अल्टीमेटली, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो पता चलेगा ना किस तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी से ही तो पता चलता है, यस सर। ठीक है, और कितनी तेज जा रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। अब बात आती है एक्सेलरेशन की, इसमें बात करने लायक कुछ है ही नहीं, जैसे उसमें था वैसे ही इसमें होने वाला है, बिल्कुल ही सेम, कुछ है ही नहीं सर वहां पे। एक्सेलरेशन होता है सर चेंज इन डेल्टा वेलोसिटी वी बाई अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम, सर हमने वेलोसिटी वेलोसिटी का एक्स निकाल चुके कंपोनेंट हैं, और वाई कंपोनेंट लिख हाँ देंगे। अलग अलग है, और टाइम को सर अलग अलग ले लेंगे दोनों पे, तो दोनों में अलग अलग एक्सेलरेशन हो जाएगी। आ जाएगा ए एक्स ए वाई करके, और लेकिन यहाँ पे एक गलती है, इन्होंने एवरेज नहीं लिखा है, सर हाँ एवरेज ओके। आएगा, ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, सर एवरेज से स्टार्ट करी थी और एवरेज लिखी थी। हाँ सर समझ गया। हाँ एवरेज नहीं लिखा, यहाँ पे एवरेज की बात होगी क्योंकि ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, ये सर टी देख डी लिया। वी बाई डी टी तो है नहीं, तो एवरेज एक्सेलरेशन नहीं लिखा, ठीक है, भूल बस सकता वही है, हूँ। ये चीज आ जाएगी, क्लियर। अब वही लिमिट लिमिट कर दें तो और चीजें भी समझ में आ जाएंगी, मतलब कि हम देखो वी एक्स वी वाई के लिए बनाया है तो उससे वही tan थीटा के लिए देख रहे हो ना, उसकी तो हम्म। बात ही अलग है। यहाँ से बात करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालें तो वही सेम फॉर्मूले में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो रख देंगे, टाइम लिमिट यानी फिर टाइम इंटरवल लिमिट जीरो, ठीक है, हम्म। तो एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, तो अब देखो बार हट गया इसमें से, ठीक है, और सर डेल्टा वी बाई फिर डेल्टा टी वही की हो वैल्यू जब जाएगा। यहाँ पे रखेंगे, जब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की वैल्यू रखेंगे, ये वाली सर जो डीवी आ बाई। चुकी थी, तो उसमें लिमिट अलग अलग लग जाएगी, एक्स में अलग और वाई में अलग, तो ये एक्स वाली लिमिट, वाई वाली लिमिट, तो ये डी एक्स बाई डी वी एक्स बाई डी टी, नीचे हो जाएगा। और और ये डी डी वी वी बाई वाई बाई डी टी। डी टी आ जाएगा, तो सर सिंपल। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्स बिल्कुल, तो एक्सेलरेशन इसको है। हम ए एक्स और ए वाई बोल सकते हैं, यहाँ पे बार नहीं लगेगा क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस आ रहा है, यहाँ पे ए एक्स क्या हो गया, डी वी एक्स बाई डी टी, ए वाई हो गया डी वी वाई बाई डी टी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अलग हो गया, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अलग हो गया। समझ गया सर। इसके इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में सब समझ में आ जाएगा कि तोड़ तोड़ के अलग अलग करने का बेनिफिट क्या है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो 2D मोशन है अल्टीमेटली हम उसको घूम फिर के 1D मोशन में ले आएंगे, ये तोड़ने की वजह से, सर तो इसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे। सिंपल, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं है, दो डायरेक्शन वाले मोशन में तोड़ देंगे उसको कि दो चीजें हो रही हैं, जैसे एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना, तो हम कहेंगे हाँ सर उसमें ये देख लेंगे कि एक्स ऊपर कितना जा रहा है, हाइट मान हाँ लेंगे। ये अलग और मान लेंगे, रेंज और कितनी होती है उसमें। ये वाला सिस्टम अलग मान लेंगे कि बॉडी इधर जा रही है, सर और इसको ये अलग रेंज मान मान लेंगे, लेते हैं और ऊपर वाले हाँ को हाइट मान लेते हैं। नहीं लेंथ की बात अलग है, लेकिन तुम उस मोशन को ही अलग अलग कर देते हो, तुम कह रहे हो कि एक बार बॉल सिर्फ ऊपर जाके नीचे आई है, और एक बार बॉल सिर्फ जमीन पे लुढ़कते हुए आगे गई है, समझ रहे हो, बिल्कुल ही पूरा डायमेंशन ही बदल जाएगा, सर बहुत मतलब कुछ। कि जो इफेक्ट होता है उसको हम मतलब भूल जाएंगे एक तरीके से। भूल नहीं जाएंगे, सुनो तो, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है ना, तो यस डाउनवर्ड सर। ही तो वर्क करेगी, और कोई यस भी सर। वेक्टर अपने 90 डिग्री डायरेक्शन में कुछ भी इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करता, नहीं कुछ करता। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में तो कुछ नहीं होगा, जो हम इधर वाला लेंगे कि बॉडी इधर जा रही है, इसमें हमको पता है क्या लगाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू एस बाई टी, यस सर ठीक। यानी कि इसमें एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले ही नहीं लगेंगे डायरेक्टली देखा जाए तो, हाँ टाइम में अपने आप इंक्लूड हो जाएगा एक्सेलरेशन, लेकिन वैसे नहीं लगेगा यहाँ कोई एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, ये सिंपल सर जो क्योंकि वो जी का इफेक्ट ही नहीं होगा उस इफेक्ट नहीं, कोई डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन है नहीं ना हॉरिजॉन्टल में, यस सर। सारा एक्सेलरेशन वर्टिकल में है, तो हमको सिर्फ, डाउनवर्ड है। हाँ और ये वाला मोशन हम लोग बड़ी आसानी से जानते हैं, एक बॉडी का ऊपर जाना और वापस नीचे आना, नीचे आना। तो इसीलिए ये काफी इजी सा हो जाता है,
तो यहाँ ये जो वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसका वही बेनिफिट मिलेगा कि हम 2D मोशन को 1D मोशन में तोड़ सकते हैं, दो 1D मोशन में, यस सर, कि दो एक बार वर्ड बॉडी या यस। तो सिर्फ ऐसे जा रही है हॉरिजॉन्टल या सिर्फ वर्टिकल जा रही है। ठीक है, तो वर्टिकल वाले में हम ग्रेविटी का इफेक्ट लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। क्लियर। अब ये डी वी एक्स बाई डी टी को हम और भी कुछ लिख सकते हैं, ये लिखा है ना ए एक्स इज इक्वल टू ये डी वी एक्स बाई डी टी, है ना। लेकिन ये वी एक्स अगर इसको ऐसे लिखें कि डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, तो लिख सकते हैं ऐसे, डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स लिख सकते हैं। वी एक्स क्या है, अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पर देखना चाहें तो ये डी एक्स बाई डी टी नहीं है। डी एक्स बाई डी टी है। तो अब ये दो बार डी बाई डी टी होने से क्या होता है, डी टू एक्स बाई डी टी टू हो जाता है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन, सर सेकंड डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। सेकंड ऑर्डर। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर हम पोजीशन के फॉर्म में देखना चाहें तो डी टू एक्स, और उसको स्क्वायर नहीं बोला जाता है जनरली, बोलने के टर्म में इसको डी टू एक्स बाई डी टी टू बोलते हैं जनरली, स्क्वायर नहीं बोलते। तो x वाले में ये आ जाएगा और सिमिलरली y वाले में भी आ जाएगा डी टू वाई बाई डी टी टू। क्लियर। इसका सीधा सीधा मतलब कि एक्सेलरेशन जो होता है वो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करके आ सकता है, सीधी सी बात है। क्लियर। इसका भी यूज कई जगह पे होगा आगे जाके। तो मतलब कि अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ कि मान लो हमको x की मतलब पोजीशन की इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ दी हुई है, तो उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी और इंस्टेंटेनियस, और करेंगे दूसरी बार फिर से कर देंगे डिफरेंशिएट तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वाला। ठीक है, यहाँ पे यही सब बातें कही जा रही होंगी तो हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही सब बातें लिमिटिंग कर देंगे, जैसे वेलोसिटी में किया था, टाइम टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल आएगा एंड सो ऑन, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो वेलोसिटी में छपा था, वही सब बातें, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, तो इसीलिए नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी वही सब ग्राफ है, उन्हीं सब तरह की चीजों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि एक पाथ ऐसा है बॉडी का, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, तो पाथ के हिसाब से तय हो जाएगा, लेकिन अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पाथ के हिसाब से डायरेक्टली तय नहीं हो सकता। वो तो चेंज इन के हिसाब से तय होगा, चेंज इन के हिसाब से तय होगा। तो यहाँ पे देखो नीचे बना के दिखाया गया है ना कि एक वेक्टर है इस तरफ v डैश, ये वाले को बनाया गया है, फिर एक वेक्टर है v, इसको यहाँ पे बनाया गया। और देखो कोई भी वेक्टर तुम कहीं भी उठा के बना तो सकते हो, लेकिन ध्यान यही रखना होता है, फ्री वेक्टर है, ध्यान ये रखना होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है। देखो ये और ये जो बना है, तो गौर से देखो ये दोनों बिल्कुल सही से पैरेलल बने हुए हैं, डायरेक्शन बिल्कुल सेम रखी गई है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया गया इसमें। ठीक, गलत कुछ नहीं किया गया, डायरेक्शन सेम रखी गई। और इस वाले में भी ऐसा ही है, डायरेक्शन सेम रखा गया है, कोशिश किया गया बिल्कुल सेम रहे डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या कोशिश करेंगे, कंप्यूटराइज्ड है तो कोशिशें कामयाबी होती है, अपने आप होनी जरूरत है। हाँ, तो इसीलिए अपने आप हो जाता है। हम लोग हाथ से करेंगे तो कोशिश यही रखेंगे कि डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहे और साइज भी सेम रहे, तब उसके बाद हम v डैश माइनस v की बात करेंगे, क्योंकि डेल्टा v निकालना है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, चेंज इन वेलोसिटी पे। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए v2 माइनस v1 या v डैश माइनस v करना पड़ता है। तो सर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज इन वेलोसिटी पे होगी, की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल। तो ये जो डायरेक्शन आई है ये ही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन मान हो सकते जाएगी, हैं, हो जाएगी, मान नहीं सकते, क्योंकि a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, टाइम तो वेक्टर है नहीं, तो इसी का डायरेक्शन तो कॉपी होगा ना इसमें, कहाँ से आएगा। सर सेम वैसे उसमें करा था डिस्प्लेसमेंट में, बिल्कुल वैसा ही कुछ, इसके उसी का कंपेयर में डायरेक्शन, ये है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा इतना काम है कि यहाँ दो डायरेक्शंस वैसे करके आई हैं, तो हमें वेलोसिटी का एक जो रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, डेल्टा वी के लिए डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। सर ठीक है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके, और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से फाइनल माइनस इनिशियल वाला काम, कि ये फाइनल पॉइंट है डेल्टा वी का, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट यानी कि वी डैश का हेड, और इनिशियल पॉइंट यानी कि वी का हेड। ठीक है, तो वी डैश माइनस वी बोल सकते हैं डेल्टा वी को, वेक्टर फॉर्म में देखें तो। यस सर, हो गया क्लियर। डायरेक्शन भी पता लगती है। सेम चीज यहाँ की जा रही है, सेम चीज यहाँ की जा रही है, वही है। ये तीनों फिगर में तो वही सेम चीज, सेम बातें की जा रही हैं। ठीक है, बस खाली इतना किया गया है कि सर वो टाइम इंटरवल 10 to छोटा कर 0 देगा, हाँ, टाइम इंटरवल छोटा इंस्टेंटेनियस करते गए हैं। ठीक है, जैसे उसमें किया था वेलोसिटी वाले में, टाइम इंटरवल यहाँ छोटा करते गए तो छोटे छोटे टाइम में कम चेंज आएगा ना वेलोसिटी में, लेकिन टाइम इंटरवल लगभग जीरो कर दे तो
तब जो आएगा वो ऐसा ही कुछ होगा कि इसके परपेंडिकुलर टाइप का तुम कुछ समझ सकते हो अप्रोक्सीमेटली। देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ देखो। तो दिखा दो परपेंडिकुलर ही है। मैं यहाँ कहीं लिखा है, डेल्टा की जाती है ट्रायंगल तो नीचे लिखा हुआ शायद द एवरेज एक्सप्रेशन। in the average acceleration becomes the acceleration. Note that the dimension उस तरह से नहीं दिया है। सर लिखा होगा ना वो ब्लैक वाली बोल्ड में। Note that in one dimension the velocity and acceleration of an object are always along the same straight line, either in the same direction or in the opposite direction। तो फर्स्ट वाले में तो ये दोनों सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे, यस सर। ठीक है, क्योंकि या तो वेलोसिटी के नाम पे स्पीड ही होती थी खाली, हम्म। डायरेक्शन तो हम बदल नहीं सकते, डायरेक्शन बदलेंगे तो 2D मोशन हो जाएगा, तो सिर्फ आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। तो या तो बॉडी स्पीड अप होती थी या स्पीड डाउन, यानी कि स्पीड कम करती थी, स्लो डाउन होती थी। तो सीधी सी बात है, या तो मतलब सेम पॉजिटिव डायरेक्शन या तो सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था या ऑपोजिट में, नेगेटिव। तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव चाल वाला काम होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। However, for motion in 2 or 3 dimensions, velocity and acceleration vector may have any angle between 0 to 180 डिग्री। तो ये हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, ये 90 नहीं है, सॉरी। हाँ, ठीक है, ये हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे फिलहाल यहाँ पे। तो सर इसका क्लियर? एंगल बताना ही नहीं होगा, एक तरीके से बताना पड़ेगा। हाँ, पहली बात तो एवरेज वाली चीजें आती नहीं ना, ये तो बताने के लिए बता रहे हैं लोग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वैसे करके ही आता है सिंपल तरीके से, ठीक है। और वो पाथ के हिसाब से तुमसे डायरेक्टली उस तरह से नहीं पूछा जाएगा, देखा जाए तो। यस सर। क्योंकि ये जब ये दोनों वेक्टर बिल्कुल ही बगल बगल में आ जाएंगे तो सर तब चेंज इन मतलब हाँ, कुछ अजीब सा ही हो जाएगा, मतलब कि ये एक ही वेक्टर जैसे काम करने लगेंगे, ठीक है। यानी कि v भी यही है, v डैश भी यही है, तो कहाँ से कहाँ जाना है पता नहीं, ठीक है। इसीलिए आई बात समझ में, इसीलिए 0 to 180 कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे जीरो वेक्टर टाइप समझ लो। क्लियर? यस सर। इसीलिए हो गया, हम्म। समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं है, बस सिंपल है, यही चीज थी। अब आगे की बात करें, एग्जाम्पल देख ही लेते हैं ये वाला, यस सर। कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिस के लिए दिया होगा। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, ये पोजिशन का वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें टाइम वाइम के रिस्पेक्ट में भी चीजें दी हैं। आर वेक्टर है, आर बोल्ड है तो समझ लो वेक्टर है। 3.0 टी आई कैप, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है ना, टाइम भी इंक्लूडेड, यस सर। प्लस 2.0 टी स्क्वायर जी जे कैप सर। प्लस 5.0 के कैप, ठीक है। क्लियर? तो हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है इसमें। अगर हमें लिखा है कि वेयर टी इज इन सेकेंड्स एंड द कोएफिशिएंट्स हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर्स, मतलब आर अगर क्या होता है, पोजीशन है तो, या डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, मीटर में होगा, सीधी सी बात है, पोजीशन है तो भी मीटर में होगा, हम्म। यूनिट। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड वी टी, हमें वी टी निकालना है। और ये क्या है, वेलोसिटी निकालना है सर एज अ फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ, कर देंगे एक बार। हाँ हमें वेलोसिटी निकालना है, लेकिन इसको ऐसे क्यों लिखा है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे एफ यस एक्स लिखते सर। हैं ना, ऐसा ऐसा। कुछ, कि एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ऐसे ही वी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसके रिस्पेक्ट में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, ये निकालने के लिए हम सर 3 आर आई क्या को हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम्म। सिंपली ये चीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम आर को 2 बार डबल डिफरेंशिएट कर डिफरेंशिएट कर देंगे, या देंगे। फिर वी को 1 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, सेम बात है, वी निकालने के बाद, सर दोनों में बात से तो एक ही हुई। बात तो एक ही हुई, ठीक है। तो पहले वी निकाल लेते हैं डी आर बाई डी टी करके। तो आर जो भी था, तो करते हैं, देखो वैल्यू रखोगे जब डी बाई डी टी में, तो अलग अलग अगर इनमें जाएगा, क्योंकि हमने बोला था डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम्म। अलग अलग टर्म पे अलग अलग डिफरेंशिएशन रखा जा सकता है। तो यहाँ पे करना है हमको 3.0 टी आई कैप का डिफरेंशिएशन, जिसमें से आई कैप का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, नहीं होता। थ्री का नहीं होगा, सर 3.0 और आई कैप बाहर आ जाएंगे, सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि 1 1 आ जाएगा, क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 आ 1 जाएगा। होता है सर। पहला टर्म, पहला सर टर्म आ गया सीधे सर सीधे 3 आई कैप 3.0 आई
कैप। सर वो तो चलेगा। अब बात आती है दूसरे टर्म की, 2.0 टी सर स्क्वायर। 4t, तो इसको क्या, 4.0t। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, टी बाई डी टी ऑफ 2.0 टी स्क्वायर जे कैप। इसमें से भी वही चीज है, टी स्क्वायर के साथ जो भी चीजें हैं, यानी कि उनका तो कुछ 2.0 होगा नहीं। या जे, ये सब कांस्टेंट वाली चीजें हैं, तो इनका कोई मल्टीप्लाई में रोल नहीं है, बाहर आ जाएगा सीधे सीधे मल्टीप्लाई। टी स्क्वायर का मतलब सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन करना सर है, बाकी 2t। सब, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, तो t स्क्वायर का 2t होगा तो 4.0t हो जाएगा सर, टू ये टी। क्या है? और ये 2.0 जे कैप बाहर रखा था, 2t कैसे हुआ इसका, क्योंकि 2 आया बाहर, सर मतलब इस पता है तरफ। वो तो मुझे। हाँ, मल्टीप्लाई में 2 आया, टी हाँ, की पावर में एक वन। कम हुआ, यानी कि टी की पावर 1 आई, तो 2t बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 2t, ये 2 बाहर था, 4.0 टी जे कैप, ये आ जाएगा। और लास्ट वाला टर्म क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, उसमें टाइम या कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो लास्ट वाले टर्म की वैल्यू डिफरेंशिएशन करने के जीरो। बाद जीरो आएगी। तो फिर उसको छोड़ दो। तो सर लिख, वेलोसिटी क्या आ गई, डायरेक्शन तो लिखेंगे। नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, सर वो नल जीरो वेक्टर वेक्टर नहीं हो लिखते। गया। हाँ, जरूर यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जे सर। में नहीं है उसका डायरेक्शन, यानी कि जे में है ही नहीं वेलोसिटी, प्योरली किस तरफ आ रही है। सर आई और जे के मतलब उसमें आगे के में नहीं है। हाँ, मतलब वो वेलोसिटी के में नहीं है, एक तरह से कहा जाए कि जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, तो सर सिर्फ एक्स वैसे वाई अगर डायरेक्शन में। एक्सक्लरेशन देखेंगे तो सर वो फिर 4 जे कैप ही होगा, हाँ, क्योंकि क्योंकि उसमें आई ये तो तो रह आ गया, जाएगा। ये एक आंसर आ गया हमारा, इसमें बस हम मीटर पर सेकंड लिख देंगे। अब हम्म। अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो फिर से क्योंकि बोला गया डिफ्रेंशिएट है, कर देंगे। तो एक्सेलरेशन वो भी टाइम के फॉर्म, टाइम के का फंक्शन के तौर पे निकालना है एक्सेलरेशन को भी, तो वो भी। और यहाँ पे बार नहीं लगा है, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस निकालना है, साफ बात, तो डी वी बाई डी टी ये भी हो जाएगा। तो सर ये वी जो वो आया है, उसमें है ना, मतलब क्या, बोल्ड में है एक बार तो। हाँ बोल्ड में है, वेक्टर है, लेकिन बार नहीं लगा है, मतलब कि एवरेज नहीं निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है, सीधी सी बात है। क्लियर, हम्म। बोल्ड में मतलब वेक्टर है। तो ये टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। और v पूरा पता है हम लोगों को, तो जब हम यहाँ पे v रखेंगे ऐसे करके, 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप, ऐसे रखेंगे, सब कट तो जाएगा दोनों सर। पे अलग, दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। हम्म। ठीक है, यानी कि इस पे अलग डिफरेंशिएशन और इस पे अलग डिफरेंशिएशन। ये वाला तो पूरा ही कांस्टेंट है ना, 3.0 आई कैप, इसमें टाइम या कुछ जीरो। और वेरिएबल, वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। इसमें वेरिएबल है टी, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, फोर लेकिन पॉइंट जीरो 4.0 और जे कैप आ जाएंगे बाहर, टी का यस सर। डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी 1 हो वन जाएगा। ये 4.0 जे कैप ओनली बचेगा। बचेगा। तो सब एक्सेलरेशन मीटर का पर आंसर ये, सेकंड स्क्वायर। हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि टाइम सेकंड्स में था हम्म। और आर मीटर में था, इसीलिए वेलोसिटी आई मीटर पर सेकंड और ये आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों बातें बताई जा रही हैं। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन पता चल रहा है ना, 3 आई कैप 4 जे कैप के हिसाब से। अगर यस तुम सर। डायरेक्शन निकालना चाहो तो थीटा से निकाल सकते हो, अलग से। ठीक है, 4/3 tan थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू मतलब tan इनवर्स 4/3 करके आ जाएगा। ठीक है, सर क्लियर, वेलोसिटी में तो सर। क्या, वो भी बताएंगे क्या बात कर रहे हैं, फिलहाल ये तो आ गया ना। हाँ ये तो आ गया। ठीक है, चलो, तो इसके बाद पूछा भी है, तो वहीं जवाब देते टाइम देंगे। देखो, बी बी ऑप्शन, बी वाला क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वी टी। एट टाइम टी तो मतलब। मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि 3.0 क्या है, वी एक्स है ना। आई कैप के साथ कौन होता है, वी एक्स होता है, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, हम्म। वो है 3.0 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी है, 4 पॉइंट 4.0 टी। टी मीटर पर सेकेंड, है ना। वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 4.0 टी मीटर सर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड सर हमें टाइम 1 सेकंड पे है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना वहाँ पे। हाँ, एट टाइम 1 सेकेंड लिखा हुआ है, तो हम यस सर। टी की जगह पे पुट करेंगे 1, तो 4.0 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि सिर्फ 4.0 आ जाएगा। तो वी एक्स हो गया 3, वी वाई हो गया 4। तो यहाँ से हम अगर फॉर्मूला लगाएं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ऐसे ही होगा सिंपली, जो निकाला था। तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड, यहीं से सीधे सीधे आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 25। 5 आ गया। ठीक, तो आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड।
9 + 16 25 √25 5 यस सर। मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, डायरेक्शन थीटा से आएगी, समझे। tan थीटा अगर हम यहाँ पे लगाएं तो क्या होता है, Vy/Vx, इसी तरह तो होता है। यस सर। Vy 4 है, Vx 3 है, और थीटा इज इक्वल टू tan tan इनवर्स। इनवर्स 4/3 आ जाएगा, ठीक है। यस और सर। लेकिन एक खास बात है, याद भी रखना, आगे काम आएगा। देखो बहुत पहले ही एक टाइप का ट्रायंगल ढूंढ लिया गया था, सर इस 5 4 3 3 वाला वाला, ना। हाँ 3 4 5 वाला। तो उसमें ये चीज सर होती है 23 और कि 53 अगर एंगल ये होते 3 हैं। है, ये 4 है, और ये 5 है, नहीं 37 एक होता है जहाँ तक ऐसे कुछ, हाँ 53 और 37 के हाँ आसपास कुछ होता 53 और 37 90 है। होते हैं हाँ, सर। तो अगर यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट एंगल ही तो लिया जा रहा होता यस सर। है ना। तो और ये ना यहाँ पे 90 बन रहा होगा। तो सर ये तो एंगल 53 डिग्री होता है। ये जो थीटा होगा, ये 53 डिग्री होता है, ध्यान रखना। बड़ा मतलब इस वाले ट्रायंगल में एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल होता है, तो यस छोटा सर। वाला 37 37 डिग्री। डिग्री के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और ये 53 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक बताया है। था सर मुझे ये पहले भी। हाँ, भूल गया था, वो बात अलग तो है। ये वाली चीज कई बार आती है, ये सेम वाला ट्रायंगल कई बार रिपीट होता है, तो इसमें थीटा कोई बताया का नहीं भी तब भी इजीली आ जाएगा। tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू को तुम सीधे सीधे 53 डिग्री लिख सकते हो विद एक्स एक्सिस, लेकिन यस सर। किससे, एक्स एक्सेस एक्सिस से देख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो जो हमने एंगल लिया थीटा, वो हमने एक्स वाले कंपोनेंट से लिया ना, है। ये एक्स यस वाला सर। कंपोनेंट था, एक्स सर कंपोनेंट से इसीलिए लिया। वी एक्स नीचे आया है। वी बिल्कुल, बाई वी एक्स हो। सीधी सी बात है, ठीक है। हो गया क्लियर, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 53 डिग्री। यस इक्वल सर। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, बस यही है। हम्म। हो गया, डायरेक्शन भी मिल गया, विद एक्स एक्सिस लिख सकते हैं यहाँ पे, विद एक्स एक्सिस, बस वही है। तो मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक प्लेन में मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, फिर वही सारी घिसी पिटी बातें बताई जा रही हैं कि वो अलग अलग फॉर्म में लिया जा सकता है, एक्स का अलग, वाई का अलग, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब अगर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और एक्स वाई मतलब अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है, या फिर किसी एक डायरेक्शन में है, उसको तोड़ा गया है वी एक्स वी वाई में, एक्सेलरेशन को तोड़ा गया है ए एक्स ए वाई में, तो जब हम रखेंगे तो क्या होगा, सोचो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना है, लेकिन अलग से अगर हम सिर्फ x में लगाएं, ओनली इन x डायरेक्शन, हम्म। इन x डायरेक्शन, तो होगा क्या, सारी चीजें x एक्स डायरेक्शन एक्स वाली ही रख डायरेक्शन देंगे, ही। यस सर। वी खाली एक्स टाइम का यू कोई एक्स डायरेक्शन ए होता एक्स नहीं है तो टी। उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यू एक्स रखो या वही इनके हिसाब से जो वी नॉट ये लोग रखते हैं, वी वी नॉट नॉट एक्स एक्स। रखो, ठीक है। सेम बात है, ए एक्स, ए का भी एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन एक्स वाला लेंगे इसमें, ठीक है। तो बस यही चीज है, ओनली एक्स डायरेक्शन, ओनली इन वाई वाई डायरेक्शन वाला कर दें, डायरेक्शन। तो वी एक्स वी नॉट नहीं, वी वाई वी नॉट वाई वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई, यानी कि यू वाई, ये प्लस यू है, प्लस ए टी होता है, मतलब ए ए वाई वाई इंटू टी, टी। नोटेशन बदल जाएंगे, कुछ अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। अलग अलग निकाल सकते हैं ब्रेक करके, और तब फिर फाइनली वी एक्स वी वाई को ऐड करके वही अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके वी निकाल सकते हैं, ऐसे करके जो भी है इनमें से जो भी चीजें निकालनी हो। सर वो 2 ए बी कॉस थीटा की तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना, क्योंकि कॉस 90 0 होता है इन दोनों के बीच। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्स वाई कंपोनेंट है, क्लियर है, तो एक्स वाई डायरेक्शन 90 90 डिग्री पे डिग्री होते ही है। होते हैं। हाँ, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसलिए उसमें कुछ सोचने की वाली जरूरत नहीं होती। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह खाली हो जाएगी तो हम थोड़ा और बता पाएंगे कुछ कुछ चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं। एक मिनट जरा हटा लें इसको। हम्म, आज सिर्फ तुम ही अकेले पढ़ रहे हो, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। एकला चलो सुना है ना, बस वही एकला चलो। देखो, नहीं इधर हम ऐड भी नहीं कर रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो इसी वजह से और भी और बच्चे नहीं हो रहे हैं। ऐड चला रहे होते तो कुछ लोग शायद ट्राई करते, वही चीज़ है। चलो देखते हैं। तो मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता के इन्होंने बता दिया कि हम सारी जो स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशंस हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बस खाली एक्स में अलग पूरा मोशन देखें और वाई में अलग पूरा मोशन देखें तो,
ठीक है, सर तब वही है ना, बैलेंस मतलब कि इसको 2D को 1D में अलग अलग बांट दिया, एक एक्स तोड़ दिया है, डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। बिल्कुल तो तोड़ वो दिया सर है, फॉर्मूलेज 1D वाले लगा सकते हैं। आराम से लगा सकते हैं तब। ठीक है, बस वही चीज है। क्लियर? तो ये आराम से ये वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी, वो प्लस ए एक्स टी हो जाएगा। लेट अस नाउ फाइंड हाउ द पोजिशन आर चेंजेस विद टाइम। वी फॉलो द मेथड यूज्ड इन द वन डायमेंशनल केस। जो वहां यूज हुआ था उसी को हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि पोजिशन में चेंज कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, लेट आर नॉट एंड आर बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो पे, एंड टी लेट मतलब कि आर नॉट है जीरो टाइम पे और आर और है टी आर टाइम। है टी टाइम पे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन्होंने नहीं लिखा, बेवकूफ है ये लोग। एंड लेट द वेलोसिटीज एट दीज इन इंस्टेंट्स बी वी नॉट एंड वी। इन इंस्टेंट्स पे वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट है और वी यस है। सर। ठीक है, जीरो टाइम पे वी नॉट है और टी टाइम पे वी है। क्लियर? वही वाली कन्वेंशन जो वहां पीछे लिए गए थे, और कुछ नहीं। तो देन ओवर दिस टाइम इंटरवल टी, क्योंकि ये टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन करेंगे तो टी माइनस टी जीरो होके आएगा, यस टी ही यस। आएगा। ठीक है, टी आ जाएगा टाइम इंटरवल। तो द एवरेज वेलोसिटी इज दिस, वी नॉट प्लस वी बाई टू। एवरेज वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। द डिस्प्लेसमेंट इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल। मतलब एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके ही तो आएगा ना डिस्प्लेसमेंट। यस सर, आर इससे टू रेशियो माइनस होता आर है। वन होता था, लेकिन यहाँ आर टू तो आर है और आर वन आर नॉट है। खुद ही बोला गया जीरो टाइम पे आर नॉट है, तो आर माइनस आर नॉट, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बोल दो अगर, तो सेम बात है। ठीक है, तो v प्लस वी नॉट वेक्टर फॉर्म में डिवाइड बाय टू, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इनटू टाइम कर दें तो चीज आ जाएगी, है ना? सर और वही यहाँ है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वही है। और यहाँ पे भी v को हम रख दें वी नॉट प्लस ए टी, वी को, क्योंकि वी को रख सकते हैं ना, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या वी नॉट प्लस ए टी। यस सर। तो इसको वी नॉट प्लस ए टी रख दें या यू प्लस ए टी रख दें, प्लस वी नॉट हो जाए तो टू वी नॉट होने लगेगा, है ना? अगर हटा दें तो नीचे टू है, इन टू टाइम है। ठीक, अब अगर टाइम का भी अंदर मल्टीप्लाई करें और बाई टू को भी दोनों में अलग अलग ले लें तो टू वी नॉट बाई टू इंटू टाइम प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। क्लियर? टू टू कैंसिल, क्या बचा? यू टी वी नॉट टी, और ये क्या बचा? हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि डेल्टा आर ये आ गया। दिख रहा है? सर ये दोबारा समझाना, मतलब वहाँ से वी प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी के बाद क्या करा? टू को भी अलग अलग ले लिया हमने, इसको तो प्लेस कर दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी अच्छा नॉट सर, सर प्लस मतलब ए जो टी वी पुट था कर उसको दिया। हमने वी नॉट हाँ, प्लस एटी पुट ए कर टी दिया। पुट कर दिया, और एक वी नॉट था और तो टू वी उसको नॉट ऐड प्लस एटी किया, हो गया। वो ऐड किया तो टू वी नॉट प्लस ए टी हो गया। अंदर बाहर टी था और नीचे डिवाइड में टू था, तो टू को डिवाइड में अलग अलग ले लिया हमने, टू वी नॉट बाई टू और ए टी बाई टू, और टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो टू वी नॉट बाई टू इंटू टी, टू टू कैंसिल वी नॉट टी, और ए टी स्क्वायर बाई टू, तो वो ए टी स्क्वायर बाई टू तो इंटैक्ट है, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया, हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया। सर वो वेक्टर मतलब फॉर्म में आ गया था। वेक्टर फॉर्म में ही चल रहा था, वो तो ऊपर हमने लगाया नहीं। यस सर, ये मतलब ठीक सारे है, तो वेक्टर वेक्टर फॉर्म। फॉर्म में हाँ देख सकते हैं, अब हम वही सेम फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में देख सकते हैं, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, प्रूव हो रही है। क्लियर? सिंपल यस सी चीज सर। है, कुछ ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। यहाँ पे हो रहा होगा प्रूव, देखो। ठीक है, हो गया सर। तो आर डेल्टा आर हमने करके निकाल लिया है, इन्होंने आर माइनस आर नॉट था तो आर नॉट को उधर ले गए होंगे, तो आर नॉट को उधर ले जाओगे तो एक और आर नॉट समथिंग प्लस में आने लगेगा। क्लियर है? आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एज इट सर इज। वही अगर आर नॉट को हम जीरो मान लेंगे तो वो सर हाँ डिस्टेंस हो जाएगा। बिल्कुल, या फिर उधर ले जाएंगे तो डेल्टा आर हो जाएगा, सीधे सीधे हम्म। डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा उसको, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ही बोला जाएगा उसको, एस एस भी बोल सकते हो। ठीक है, बस वहाँ एस वेक्टर फॉर्म में होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक टी टी स्क्वायर, स्क्वायर, सारे इस तरह वेक्टर से भी फॉर्म। लिखा जा सकता है सारे वेक्टर फॉर्म में। एस डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, यू डिस्प्लेसमेंट, यू वेलोसिटी है वेक्टर, ए एक्सेलरेशन है तो वेक्टर, एज इट इज। ठीक है, हो गया। उसको भी तोड़ के लिख सकते हैं फिर, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ के लिखोगे
तो x डायरेक्शन वाला अलग लिख दो, तो x या फिर एस एक्स ऐसे कर सकते हो तुम, या फिर सिर्फ उसको सीधा x लिख सकते हो, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट इनके हिसाब से, ठीक है। ये x नॉट नहीं भी लिखो तो समझ में आ ही जाएगा। वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, सारे x वाले डायरेक्शन की सब चीजें ले लो इसमें, पुट कर दो उठा के, जैसे पीछे किया था। सारी y वाले डायरेक्शन की चीजें ले लो, इसमें उठा के पुट कर दो तो y में फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि उसको भी ब्रेक फॉर्म में किया जा कर सकता दिया। है, हम डिस्प्लेसमेंट भी x में अलग और y में अलग निकाल के फिर फाइनल निकाल सकते हैं चाहें तो, तोड़ के कंपोनेंट्स में। तो वन इंटरमीडिएट interpretation of equation this is that the motions in x and y directions can be treated independently of each other। तुम कैसे कह रहे हो कि एनसीईआरटी में सही से नहीं लिखा हुआ है? सब चीजें दी गई हैं जो जरूरी है। देखो, इंडिपेंडेंटली ईच अदर उनको ट्रीट किया जा सकता है, और समझ गया सर। ये माहौल बना रहे हैं कि बता सकें कि आगे प्रोजेक्टाइल में क्या करने वाले हैं ये, ठीक है, ताकि इजी बना सकें किसी 2D मोशन को 1D में तोड़ के। लिखा तो है क्लियर ये काफी सर हद तक, लिखा है। ठीक है। तो दैट इज मोशन इन अ प्लेन 2 dimensions कैन बी ट्रीटेड एज 2 separate simultaneous 1 dimensional motions with constant acceleration along 2 perpendicular directions। वो 2 डायरेक्शन कैसी वाली हैं? एक्स वाई जैसी डायरेक्शंस हैं, जिनको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बोल सकते हैं। हो गया क्लियर? बस ये ऐसा ही है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, और सही बात है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड इज यूजफुल इन एनालाइजिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 2 dimensions। अ सिमिलर रिजल्ट होल्ड्स फॉर 3 dimension। ऐसा ही एक रिजल्ट 3 dimension के लिए भी होल्ड करता है। उसमें बस फर्क इतना होगा, एक और डायमेंशन वाली चीजें आने लगेंगी, एक z आने लगेगा जो z तो नॉट प्लस वी ओ जेड प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये सर है ना। और फर्स्ट इक्वेशन के प्लस हिसाब से वी जेड इज इक्वल टू वी नॉट जेड जेड प्लस प्लस ए जेड टी हो जाएगा, यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइप, ये सर। है ना। तो उसमें बस जेड जेड रख देंगे, सब जगह सबका जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ले लेंगे, बस इतना ही फर्क आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर हो गया। द चॉइस ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, a similar result holds for 3 dimensions। The choice of perpendicular directions is convenient in many physical situations as we shall see in section 4.10 for projectile motion। लिखा लिखा है ना। हुआ आ गया। ये जो परपेंडिकुलर वाला है ये मतलब सही से कन्वे करता है, मतलब ये कई जगह एप्लीकेबल होता है, इस 2 डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मोशन को तोड़ देना। उसका रीजन है कि इससे कई बार बेनिफिट वही होता है जैसे उसमें प्रोजेक्टाइल में हो रहा है, कि एक मोशन को तो हमको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तरह ट्रीट करके वो वाले फॉर्मूले लगा करना पड़ेगा, और एक को सिंपली विदाउट एक्सेलरेशन की तरह करना पड़ेगा। तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के कर सकते हैं। ये सिंपल, वेरी 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 सिंपल। यानी कि बहुत सीरियसली बता रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसे ही कर लेगा, बस खाली उसको पता हो कि ये तोड़ते कैसे हैं, बस सिंपल, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर को इधर उधर तोड़ दो, वाई में अलग एक्स में अलग, दो तो सर जो कंपोनेंट हो वाई जाएंगे। में इफेक्ट करेगी उसको वाई के साथ ले जाओ तो बस उससे डिस्टेंस पता लग जाएगा। बस और सर एक्स में वो सर कैसे मतलब ग्रेविटी के साथ इफेक्ट में आ रही तो उसको उस हिसाब से निकाल लेंगे। बिल्कुल, काफी इजी हो जाता है उससे। आ रही ना बात समझ में? तो अब हम लोग ये वाला जो है क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन वगैरह जो भी है हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ओके सर। और शायद इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन ही बचा हुआ है, तो हाँ ये आराम से नेक्स्ट टर्न पे हो जाएगा। बढ़िया है ये वाला चैप्टर तो। नहीं, सर्कुलर मोशन भी है, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन है, क्योंकि थोड़ा सा सर्कुलर है सर मोशन अभी अलग फोर्स से आएगा रिलेटेड ना वो। कुछ है नहीं ना इसमें, ये सर फोर्स वो रिलेटेड अलग से कुछ है नहीं। पढ़ना पड़ेगा उसको तो हाँ इसमें सर बेसिक्स है। हाँ, थोड़ा सा वैसे करके खाली दिया होगा, डायरेक्शन क्या आ जाती है क्या है। ये सर। तो ठीक है, ये वाली चीज अब हमें लगता है एक ही टर्न पे खत्म हो जाएगी, और उस वाले टर्न में भी पता नहीं पूरे टर्न। हाँ ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आराम से पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे खत्म हो जाएगा तो बढ़िया, ये 4 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा ये वाला। सही तो है, हमने कहा था ना कि शुरू के हिसाब से स्पीड आगे बढ़ जाएगी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट 7 में खत्म हुआ है, और ये वाला 4 में ही खत्म हो जाएगा। सर एक वही चीज है। ठीक है मतलब नीट के लिए कहते हैं ना एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट होती है जेई का तो पता नहीं नीट के लिए हम्म कहते हैं। तो एनसीईआरटी तो कोई पढ़ाता ही नहीं ना। हम्म आपके साथ पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि हाँ कम से कम एनसीईआरटी तो करी है मैंने। एनसीईआरटी से ही सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी सारी चीजें मतलब सॉर्टेड लगती हैं। अगर तुम क्वेश्चंस करोगे ना, तो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आएगी पूछते जाओगे तो और ज्यादा सॉर्टेड लगेंगी, तुम्हें लगेगा कि एनसीईआरटी से भी करके हम वो वाली चीजें कर पा रहे हैं जो नीट में आ रही हैं। तुम नीट के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो तुम्हें इतना अजीब नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, पहले अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो,
जो इनके उल्टे सीधे हम्म। चैलेंजेस है ना वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चन वाले, क्योंकि उसमें ये तो सर क्वेश्चन में वो कुछ जो आते हैं ना ऑब्जेक्टिव, वो तो फिर भी ठीक है सर, इसमें उल्टे सीधे पूछे जाते हैं। हाँ इसी में मालूम है, वही तो कह रहे हैं, लेकिन वो उल्टे सीधे में दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट कब कौन सा कैसे यूज करना है ये सिखा दिया जाता है कुछ हद तक। अगर तुम डायरेक्ट लगाना समझ गए ना, तो ये टेढ़ा मेढ़ा दिमाग लगाना समझ गए तो वहां तो फिर भी सीधा लगेगा देखा जाए तो। बस खाली वहां प्रॉब्लम ये होती है, थोड़ा मिक्सचर होता है चीजों का। उसमें पूरा चैप्टर या फिर मतलब और हाँ भी चैप्टर्स को मिक्स करके फिर मिक्स करके दे सकते हैं, बस इतना है। और कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं होता है सीरियसली, काफी इजी होते हैं नीट के क्वेश्चन। हमने देखा ना तो पता चला था सीरियसली बहुत इजी होता है नीट के क्वेश्चन फिजिक्स वाले, क्योंकि जेई में जो फिजिक्स आती है वो सर पूरा उसमें तो 11वीं 12वीं लैंड। उठा के मिक्स कर देते हैं कुछ भी। 11वीं 12वीं उठा के मिक्स करने की वजह से काफी कुछ लोगों का हिल डुल जाता है। अलग अलग टाइम पे पढ़ा होता है सब कुछ सबने। सर ठीक है। हमें तो फिर भी 1 ही मिनट या 30 सेकंड्स में सॉल्व करना होता है, उनको तो टाइम भी ज़्यादा मिलता है और उनका क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं आता है। नहीं होता है वो क्वेश्चन ढंग का होता है, वही है। ठीक है। चलो क्वेश्चन जरूर करना, ये वाला नेक्स्ट टाइम पे तो खत्म हो ही जाएगा। बाकी ये क्लास खत्म कर सकते हैं।